दिख रहा हूँ उधर अभी। ये भारी है ना टेक्नोलॉजी पर, इधर से उधर दिख रहे अपन। ऑलराइट, सो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले बच्चों, सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। ऑलराइट, गुड़िया सीधी बैठ जाएगी। ओके, जल्दी से एक बार बोलेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर स्मार्ट हो, ब्रश करके आए हो, नहा के आए हो, तो एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेकर आ जाओ। राइट, ऑनलाइन के बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को भी गुड मॉर्निंग और एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेके आ जाओ। आज आप सभी लोगों का स्वागत है इन दिस सेशन ऑफ आरंभ। ओके, पहले मैं आज क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है विच इज यू मस्ट ऑल बी अवेयर कि आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी कि थोड़ा सा इट्स गोइंग टू अंडरगो अ चेंज, तो मैं आपसे पहले वो बातें करूंगा कि जो आपकी क्वेरीज होंगी, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। राइट, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दो स्टफ। सो इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरीज यू कैन पुट इट अप एंड आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग एट माई लेवल कि मैं क्या क्या चीज़ें कराने वाला हूँ, कैसे कैसे कराने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ें। ठीक है, सो बॉयज एंड गर्ल्स, पहले मैं कौन हूँ पता है आपको? बता दूं। सो आई एम सी आनंद भांगरिया। सो आई एम सी आनंद भांगरिया एंड वैसे तुमको बता दूं CS एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हूं। 4-5 सब्जेक्ट एग्जामिशन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मेरी वाइफ भी CS किया करती थी, फिर उसके बाद में वो CS बन गई, वो मेरे से सीनियर है, तो वो CS बन गई, फिर मेरा इंटरेस्ट निकल गया तो फिर मैंने CS छोड़ दिया। सो फिर इसलिए लिख नहीं पाता हूँ मैं, तो बट या CS एग्जीक्यूटिव ऑल्सो आई हैव डन विद। बट गोइंग अहेड, CA हूँ और हैंड राइटिंग एनालिसिस करता हूँ, तो साइकोलॉजी पढ़ी है काफ़ी। साइकोलॉजी मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस ऑफ कोर्स और बाकी की बुक्स वगैरह पढ़ते रहता हूँ। तो मैं इस प्रोफेशन में जो कुछ भी हूँ तो वो बाय चॉइस हूँ, नॉट बाय चांस। मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने पहले जो बच्चों को पढ़ाया वो 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पढ़ाया CA बनने के पहले ही, और कभी कोई जॉब सेलेक्ट नहीं करी, कभी प्रैक्टिस के बारे में नहीं सोचा। जहाँ कहीं पर भी जो कुछ भी छोटा मोटा भी काम किया तो वो टीचिंग डोमेन में ही किया, क्योंकि टीचिंग पसंद थी। सो दिस इज़ अबाउट माई लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट इन ब्रीफ कि हु आई एम एंड आई एम इन टू दिस प्रोफेशन बिकॉज ऑफ माई पैशन फॉर टीचिंग। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बता दूं कि मैं क्लास में इन चीज़ों का थोड़ा सा पुरजोर विरोध करता हूं, और वो चीज़ें कुछ बतानी ज़रूरी है डे 1 को। तो वो चीज़ ऐसी है कि मैं सभी फैकल्टीज़ का सम्मान करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी फैकल्टीज़ का रिस्पेक्ट और सम्मान करेंगे। किसी भी फैकल्टी को उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, आगे सर लगेगा या मैम लगेगा, ये कोशिश करना, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, फिर वो भले ही कहीं को भी बिलोंग करे। दूसरी चीज़, हर एक फैकल्टी अच्छा पढ़ाता है, हर फैकल्टी अच्छा होता है, बच्चे को कहाँ से समझ में आता है बस इतना फ़र्क है। बाकी हर एक फैकल्टी का ग्रोथ का रास्ता बच्चों के थ्रू ही जाता है। सो मैं आज आपसे एक बस इतनी सी विनती करूँगा कि लर्न द आर्ट ऑफ सरेंडरिंग। समझे नहीं समझे? डे 1 को बता रहा हूँ, लर्न द आर्ट ऑफ सरेंडरिंग। बहुत मुश्किल आर्ट है। यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू द कॉज ऑफ CA and to the person who is guiding you, only then you will be able to understand it. So you have to surrender. तो मैं आज आपको बस इतनी सी बात बताऊंगा कि सरेंडर करना और पूरा पढ़ाई को मन लगाकर करने की कोशिश करना। और वैसे आप बहुत बड़े बधाई के पात्र हो, सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हो और अभी भी बहुत बड़े बधाई के पात्र हो। बधाई के पात्र इसलिए क्योंकि तुमने डिसाइड किया, जब बाकी बच्चे टाइम पास कर रहे हैं तो तुमने डिसाइड किया कि भाई मैं CA को जल्दी खत्म करके या वाइंड अप करके आगे बढ़ जाऊँ, विच इज़ अ रियली रियली गुड साइन। सो एनी विच वेज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो ये बातें हो गई कि मैं आपसे क्या नज़रिया रखना चाहता हूँ फैकल्टी के प्रति, वो मैंने ब्रीफ में बताया, और आपको आइडिया ही है कि मतलब ये सब चीज़ें बहुत प्रचलन में, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आए हो तो एकदम बिंदास्त होकर सरेंडर होकर बैठना। बाकी की सब चीज़ें मैं संभाल लूँगा, चिंता मत करो, और मैं तुमको कुछ प्रमाण भी दूंगा कि कैसे संभालूंगा। प्रमाण समझते हो? प्रूफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगली बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। CA फाउंडेशन का रिजल्ट क्या आया, राइट? या प्लस आएगा या माइनस आएगा, इससे बिल्कुल भी अफेक्ट मत होना।
और अभी के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस डर को हावी मत होने देना है और इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि तुमसे गड़बड़ क्या होगी, एक तो तुम उस प्रेशर में जाओगे तो प्रेशर में मत जाना, क्योंकि जो आना है वो आएगा भी। और दूसरी चीज क्या बोल रहा हूं कि जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा मन लगा के पढ़ना, क्योंकि ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता। तो अच्छे से पढ़ते रहना, रेगुलर करते रहना, चीजें हो जाएगी अच्छे से। हर संडे को छुट्टी रहेगी आपको, संडे को मैं क्लास लूंगा नहीं, और इस दरमियान बीच में अगर आप कभी मुझे कहते हो कि सर आज छुट्टी चाहिए तो वो भी मैनेज हो जाएगी, क्योंकि अभी तुम नए नए हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी एकदम शुरुआत से ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाए। तो अगर आपको एक आध दिन का भी छुट्टी लगेगी तो मुझे बता देना, ठीक है। एसपीसी के स्टाफ और मेरे जो स्टाफ है उनके साथ आप बहुत तमीज से और अच्छे से प्रेम से बात करोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके साथ बड़ी विनम्रता से बात करूं, जब कभी भी डांटूंगा तो प्रेम से डांटूंगा, तो टेंशन नको लेना। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा विद्या से विनम्रता आती है। तो आप मेरे जिन भी स्टाफ से या एसपीसी के स्टाफ से जब कभी भी बात करोगे तो प्रेम से करोगे। इज दैट ओके? क्योंकि बेटा क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो काम करने के लिए आना पड़ता है उनको, एंड दे हैव टू वर्क, तो उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ये प्रमाण दो विथ योर बिहेवियर। सिर्फ डिग्री से प्रमाण देना उचित नहीं है, आपके आचरण में, विचार में भी वो प्रमाण आना जरूरी है। तो इसके लिए आप बड़े प्रेम से, शिद्दत से, अच्छे से, प्रेम से बात करोगे, ठीक है। और अब आगे बढ़ जाए अपन अपने लेवल पर। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जहां तक इस बार अच्छा, ये जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं ये जीडीपीडी के कुछ बच्चों के लिए रिलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये बैच आप तक पहुंचेगी मुझे लगता है तब तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट जो मेरे सामने आज बच्चे बैठे हुए हैं उनके मन में भ्रम है या उनके मन में प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में मुझे चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहां से अब शुरुआत कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस का पहले मैं मसला को सॉल्व कर रहा हूं, मसला। सो इस बार जब ये कॉन्फ्रेंस हुई पुणे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, आपको आइडिया होगी सी की, तो उस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर तौर पर ये कहा गया कि 31 जनवरी तक न्यू सिलेबस आ जाएगा। फिलहाल के तौर पर हम ऐसा ही मानकर चलेंगे कि न्यू सिलेबस आ जाएगा। ये बैच किस तरीके से सिखाई जा रही है, फिलहाल के तौर पर हम इस तरीके से मानकर चलेंगे कि न्यू सिलेबस आ जाएगा। तो न्यू सिलेबस आ जाएगा तो क्या सर आपके पास उसका सिलेबस है क्या? द आंसर इज यस। और बहुत ज्यादा देरी हो जाती अगर हम इस सिलेबस को इंस्टीट्यूट का मटेरियल आने के बाद में करते तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसका मटेरियल अभी से बनाना शुरू कर दिया। अभी से मतलब 1 महीना हो गया मेरे को ऑलरेडी काम करते हुए। सो आई एम नाउ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इट कंप्लीटेड, बट ऑफ कोर्स इट विल टेक सम मोर टाइम टू कंप्लीट इट। बट मटेरियल अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा नया मटेरियल बन चुका है। इज दैट ओके? सो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई इस मटेरियल की क्या खास बात है, हमने इसमें क्या क्या नई नई चीजें ऐड की है। बट कुल मिलाकर ओल्ड और न्यू सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी के लिए हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो ये अज्यूम कर शुरुआत कर रहे हैं कि न्यू सिलेबस आ जाएगा। कब आ जाएगा? 31 जैन तक। अब क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट कि सर अगर मान लो ओल्ड सिलेबस आया तो कोई चिंता की बात नहीं है। ओल्ड सिलेबस भी आ गया तो मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि एज इफ कि अगर ओल्ड सिलेबस रहा तो भी आपकी सारी चीजें कवर्ड हो रही है। क्या आपके दिमाग में भेजे में बात चली गई? तो बेटा ओल्ड हो या न्यू हो कोई टेंशन नहीं है, बस हमें उस नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा, बट उसके हिसाब से आपको वो बैच मिल जाएगी। इज दैट ओके? नाउ द नेक्स्ट बिग प्लस पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डू विद दिस बैच एंड विच इज वन ऑफ द वेरी बिग एजेंडा ऑल्सो, कि जो भी जीडी पीडी पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स है, आपको मैं बताऊं कि जो यहां पर एसपीसी के द्वारा आपको जो बैच मिलेगी वो फ्रेशली रिकॉर्डेड बैच मिलेगी फॉर न्यू सिलेबस। शैल आई रिपीट इट अगेन? आपको जीडीपीडी के जो विद्यार्थी है उन सभी लोगों को जो बैच मिलेगी फ्रेशली रिकॉर्डेड बैच मिलेगी फॉर न्यू सिलेबस। सो इट विल नॉट बी फॉर ओल्ड सिलेबस। सो ओल्ड सिलेबस का इशू मतलब क्या होता है कि मान लो अभी एक छोटा सा विषय बताता हूं और ये बहुत गंभीर विषय है जो मैंने पूरा एनालाइज किया सिलेबस को तो पता चला। अभी तुमको फाउंडेशन में कुछ टॉपिक नहीं थे जो अभी प्रपोज्ड न्यू स्कीम में वहां जा रहे हैं। मैंने क्या बोला समझे? प्रपोज्ड न्यू स्कीम में कुछ एडिशनल सिलेबस इज मूविंग फ्रॉम इंटरमीडिएट टू फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन में कुछ एडिशनल सिलेबस आएगा। बट क्योंकि तुम्हारा ओल्ड सिलेबस है फाउंडेशन का तो तुमने वो टॉपिक पढ़े नहीं है। अब तुमने वो टॉपिक पढ़े नहीं है तो तुम डायरेक्टली शिफ्ट होके इंटरमीडिएट में आ रहे हो जिसमें आप अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स दोनों एक साथ पढ़ोगे और कुछ टॉपिक फाइनल के भी आपके सिलेबस में आए।
मतलब अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और कुछ टॉपिक आपके पास फाइनल के भी आए। तो हुआ क्या कि थोड़ा सा लेवल डिफरेंस हो गया, क्योंकि जहां तुमको छोड़ा था शुरुआत वहां से नहीं हो रही है। फाउंडेशन का जो नया सिलेबस रहेगा उनको छोड़ेंगे यहां पर और शुरुआत थोड़ी सी ऊपर से होगी। आपको छोड़ा है यहां पर और शुरुआत ऊपर से हो रही है, क्योंकि इसमें फाइनल का भी आ गया, एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स भी मर्ज हो गया, तो जाहिर सी बात है सिलेबस थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। तो बेटा जी इसके लिए जो मैंने प्लान किया है, हर जगह पे हमने कुछ कंसेप्ट पेपर बनाए। वो कंसेप्ट पेपर आपके साथ क्या डिस्कस करते हैं कि फाउंडेशन का आपका स्केल को मद्देनजर रखते हुए मैं उसको और ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं। तो ये बैच जल्दी शुरू करने के पीछे वन ऑफ द मेन प्राइमरी रीजन वाज कि मैं आपकी जीडीपीडी भी एकदम अच्छे से रेडी कर दूं, ओनली फ्रॉम द न्यू सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि लेवल डिफरेंस ज्यादा हो गया सर, क्योंकि मैंने आपको फाउंडेशन पढ़ाया तो मुझे पता है आप कौन से लेवल पर हो, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। तो उसके बाद में अब मुझे पता है कि आपको यहां तक लेके जाना है, तो यहां तक लेकर जाने की जितनी भी प्रोसेस होगी, तो कुछ चीजें मैं आपको ऐसी भी पढ़ाऊंगा अभी जो आपका सिर्फ ये लेवल डिफरेंस यहां से क्रॉस कर यहां तक लेके आ जाए। क्या पॉइंट समझ में आए? नहीं तो आप बोलोगे सर जीडीपीडी में पुरानी बैच का डेटा कंबाइन कर दे दो। अरे बाबा बराबर है, कंबाइन कर दे देंगे, बट फॉर एग्जांपल मैं एडवांस अकाउंट्स की बैच ले रहा हूं, तो उसके अंदर वो बच्चा ग्रुप 1 के सारे टॉपिक्स करने के बाद में वो ग्रुप 2 शुरू कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि टॉपिक तो बराबर अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बट इश्यू क्या है कि शायद आप उस लेवल पर ही नहीं हो अभी। तो मिक्स एंड मैच कर आपको टॉपिक देने का सवाल पैदा नहीं होता जब तक कि आपका लेवल डिफरेंस कम कर दो। टॉपिक कुछ हमारे मतलब पढ़ाया कब है, मैंने 2-2.5 महीने पहले ही पढ़ाया, तो 2-2.5 महीने पहले की जो बैच है वो आपको दी जा सकती है। बट होगा क्या विषय उसमें कि राजा बेटा जी अगर ये लेवल डिफरेंस कम नहीं किया कि आपका जो फाउंडेशन है उस स्तर से यहां तक नहीं लेके आया, वो डायरेक्टली आपको एक एडवांस टॉपिक दे दिया, तो मुझे नहीं लगता वो उचित होगा। तो बेटा जी कई गोष्ठी पर मतलब कई जगह पर मैंने वो प्लानिंग इस तरीके से की है जहां से आपको आपके ओल्ड फाउंडेशन सिलेबस से न्यू इंटरमीडिएट तक ले जाने की भी पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करी गई है। इज दैट ओके? सो आशा करता हूं कि आपको ये बात आपके जहन में पहुंच गई, अच्छे से क्लियर हो गया कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जीडीपीडी के बच्चों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इश्यू नहीं कर पा रहा हूं, बट अदरवाइज वी वुड हैव बीन एबल टू इश्यू यू द स्टफ। क्योंकि क्या होगा ना, इट इज अ ह्यूज हेडेक यार। सो जीडीपीडी में भी आपको न्यू लेक्चर से मिलेंगे। अगर मान लो ओल्ड सिलेबस आ गया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एज इट इज आई सेड यू कि ओल्ड सिलेबस तो रिकॉर्डेड है ही हमारे पास। न्यू सिलेबस के लिए वी आर डूइंग इट एंड इट वुड बी डन इट इन अ रियली गुड मैनर। तो ये बैच को बड़ी सिंसियरली लेना, ऐसा नहीं कि इसमें कोई टाइम पास होएगा, इसमें जेन्युइनली आपका सिलेबस आगे मूव ऑन होकर आप बच्चों से आगे रहेंगे। इज दैट ओके? तो थोड़ा सा सिंसियर भी रहना। इज दैट ओके? अच्छा, एक चीज और बताना जरूरी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये डे 1 को समझ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। मैं साइकोलॉजी पढ़ चुका हूं, तो साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने नर्सरी की बुक से लेकर आपकी बुक्स तक का सफर को अच्छे से देखा है, समझा है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द बुक्स विच वर देयर इन यूके। तो हुआ क्या कि मैं एक्चुअली ACCA के बच्चों को भी पढ़ाया करता था, बट वो पुरानी बात है। सो मैं एज अ ऑथर बोलकर काम कर चुका हूं जब मैं गेट थ्रू गाइड्स में काम किया करता था। दैट वाज द कंपनी इज नो मोर एग्जिस्टिंग नाउ, बट दिस इज द स्टोरी ऑफ 2006-07। तो समय जब मैं काम किया करता था तो मैंने बुक्स किस तरीके से बननी चाहिए, उसका क्या प्लस है क्या माइनस है, सारी चीजें समझिए। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जब आपको कुछ नहीं आता था वो कौन सा फेज था? अभी तो आपको कुछ आता है। जब आपको कुछ ही नहीं आता था कौन सा फेज था वो? तुम्हें आइडिया भी है कौन सा फेज था वो? जब तुम्हें कुछ ही नहीं आता था कौन सा फेज था? लेट्स अंडरस्टैंड। हाँ, अरे मैं कितना फालतू क्वेश्चन पूछ रहा हूं यार। मैं पूछ रहा हूं जब तुम्हें कुछ ही नहीं आता था, व्हेन यू आर इन, बोलना जोर से, क्यों डर क्यों रही है? इन, जोर से बोल। हाँ, बर्थ हुआ था तब तुम्हें कुछ आता था? कुछ नहीं आता था, कैसे भी घूमते रहते थे, मालूम है ना तुम्हें, कुछ भी चीज के पीछे पड़ जाते थे, कहीं पर भी सो जाते थे, कहीं पर भी बस। तो बेटा वैसे ही जब तुम स्कूल में गए थे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़कर ऐसे उंगली ऊपर लेकर जाते थे, याद है क्या? सो उस समय जब आपको पढ़ाया गया था तब उस केस की जो बुक्स है उसको याद करिए, वो बुक्स अलग थी। धीरे धीरे जब आप 7th स्टैंडर्ड तक आए तब भी आपकी बुक्स अलग थी, 10th स्टैंडर्ड तक की भी बुक्स अगर आप देखेंगे तो अलग थी, राइट? एंड फिर धीरे धीरे 12th के बाद में बुक्स का थोड़ा सा रंग रूप बदल गया, याद आ रहा है? 12th के बाद में बुक्स का पूरा रंग रूप बदल गया, विच वॉज अ लीप बाउंड चेंज।
अब अकाउंट्स है तो अकाउंट्स है यार, पर प्रैक्टिकल है ना, तो बट अकाउंट्स का स्वरूप ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। सो बाकी अगर आप देखेंगे तो अगर आपको पानीपत का युद्ध अगर ये बताया जाता तो पानीपत के युद्ध में आपको वहां पर एक पिक्चर होता था, उस पिक्चर को आप देखते थे करते थे। तो मैंने ऐसी कई सारी बुक्स पढ़ी और साइकोलॉजिकली मैंने आपकी भी बुक्स डिजाइन करी है जो आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए भी हेल्प करेगा एंड एट द सेम टाइम दे विल बी लिटिल मोर इजियर फॉर यू टू स्टडी एज वेल। ये पॉइंट समझ में है? तो फिर उसका कलर कोडिंग हो, फिर उसके बाद में उसके अंदर कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में उसमें पिक्चराइजेशन हो, ये सारी चीजें इंक्लूड की गई है, ये मैं आपको समझाऊंगा। और इस बुक को कैसे यूज करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। पॉइंट 1 क्लियर है कि बुक्स आपकी इस तरीके से। पॉइंट 2 ये है कि कई बार मैं आपको खड्डे में मैं खुद गिराऊंगा, मतलब जब पढ़ाते पढ़ाते है ना कंफ्यूजन मैं खुद क्रिएट करूंगा। तुम बोलोगे क्यों क्रिएट करोगे? सीधी सी बात है, मुझे हमेशा पता है कि जब किसी व्यक्ति की बैंड बजती है तो वो बहुत फोकस से खेलता है। जब बैंड बजती है ना, जब याद है तुम्हें तुम्हारी 10th की पढ़ाई चल रही थी, 12th की पढ़ाई चल रही थी या सीए फाउंडेशन की पढ़ाई चल रही थी, तब तुम्हें प्यार याद नहीं आ रहा था? पता है बाकी का जब मैं पढ़ाया करता था तब तुम्हें बहुत प्यार याद आता था, इसकी याद आ रही, उसकी याद आ रही है, ध्यान नहीं लग रहा है, फलाना ढिंगड़ा। बट जब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आई थी तुम्हें प्यार याद आ रहा था। तो अब एग्जाम, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, फेल हो गया तो वो आगे चली गई तो मैं क्या करूंगा, ये सब लोचा हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो यू हैड ऑल दिस स्टफ गोइंग ऑन इन योर माइंड। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये किस वजह से हुआ कि जब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ ना तो देन यू आर एबल टू डू इट वेल। तो कई बार क्या होता है कि मुझे पता है आगे की चीज मुश्किल है तो मैं जानबूझकर साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा और उस कंफ्यूजन से मैं ही बाहर निकालूंगा। क्योंकि कंफ्यूजन से बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि हाँ अब मेरे को एकदम क्लियर है, हाँ ये क्या चल रहा है। इज दैट ओके? पहले किसी चीज को हम इजी मान लेते कि ये क्या, ये इजी आता है। जैसे स्विमिंग को देखते ही बहुत लगता है बहुत इजी, अभी कूदूंगा अभी स्विम कर लूंगा। पानी में कूदने के बाद में लगता है कि नहीं, नाक और मुंह में पानी जाने के बाद में सांस नहीं आती है। तो ऐसी कुछ चीजें होगी विच आई विल क्रिएट अ कंफ्यूजन एंड देन आई विल टीच यू। इज दैट ओके? थर्ड चीज, क्लास में बेटा हमेशा होमवर्क करना। शैल आई रिपीट इट अगेन? थर्ड चीज, हमेशा क्लास में क्या करना? होमवर्क कंप्लीट करना। होमवर्क अगर आप कंप्लीट करोगे तो उससे क्या फायदा होगा? देखो एग्जाम में जाके कौन लिखने वाला है? आप। तो जब आप लिखने वाले हो तो काम भी किस पर होना चाहिए? आपके ऊपर। तो होमवर्क करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट मिलता है मेरी तरफ से, ठीक है? एंड इफ यू डू दी होमवर्क एट द राइट टाइम देन यू विल गेट अ रिवॉर्ड, आइसक्रीम ऑल्सो, ठीक है? सर ऑनलाइन लाइव वालों को क्या मैं उनको दिखाता हूँ आइसक्रीम कैसी होती है, बट मन बहला रहता है। डोंट वरी, विल हैव अ गुड इंटरेक्शन। सो बेटा जी यहां तक बात क्लियर हो गई। तो हमने किसके किसके ऊपर बात कर ली, ओल्ड और न्यू सिलेबस के बारे में बात कर ली कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, एक छोटी बहुत मेरी बैकग्राउंड दे दिया। तो आपको चिंता करने का नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ माय स्टफ। मैं बहुत अच्छे से प्लान कर और क्या बोलते हैं बहुत श्योर रहता हूँ चीज़ों के बारे में, तभी काम करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता हूँ। तो आप बेफिक्र रहो, यू आर इन द सेफ हैंड्स। चलिए अभी आगे चलेंगे। मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। नहीं मारेंगे कहेगा, बचा ही रहा हूं मैं तो पागल। सुनिए अभी अभी आपको थोड़ा सा नोट्स दिखा दिए जाए, देखना पसंद करोगे तुम? तुम्हें पता मैं इतना खुश महसूस कर रहा हूं ना कि अगर न्यू सिलेबस आया तो तुम पूछोगे क्यों? एकदम सिंपल सी बात है यार, मेरी नोट्स की क्या प्रॉब्लम होती है ना, जैसे ये नोट्स है मेरे पुराने वाले ओल्ड सिलेबस के, है ना? तो इसकी प्रॉब्लम क्या है ना कि हर बार ये बुक में कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऐड होता रहता है। तुमने देखा होगा, तुम्हारी फाउंडेशन की बुक थी, इसमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऐड होते रहता है। मेरी एक्चुअली बुक्स कैसे प्रिंट होती है? 3000 4000 एक गो में प्रिंट होती है। तो कुछ बुक्स बच जाती है लास्ट में, एक सीजन के बाद में 6 महीने के बाद में कुछ बुक्स बच जाती है। अब उस बुक्स के साथ एक एडिशनल बुकलेट प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद में जो नई बुक्स प्रिंट होती है वो एडिशनल मटेरियल के साथ प्रिंट हो जाती है। तो हमेशा जो लेक्चर्स जाते हैं, मेरे जो लेक्चर्स जाते हैं पीडीजीडी में, तो वो लेक्चर्स क्या जाते हैं? बैच के जाते हैं। तो बुक चेंज करना मतलब मुझे वो पहले नई बैच रिकॉर्ड नई बुक के हिसाब से होना और जो पुरानी बुक्स है उसको फेंकना पड़ता है, तब जाके नई बुक्स हम इंप्लीमेंट करो। तो हमारे फील्ड में नया बुक इंट्रोड्यूस करना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। मतलब जो बुक पहले डिजाइन हो गई, जितनी आइडिया उस समय लगाई उसमें थोड़ा बहुत दुरुस्ती हो सकता है, बट बुक डिजाइन हो गई उसके बाद में आपको ज्यादा दुरुस्ती का मौका नहीं मिलता है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो हमें पेज नंबर भी मैटर करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हर एक लेक्चर में उसका रेफरेंस होता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत चीजें जाती है इसमें, तुमको नहीं समझेगा। तो मैं इतना खुश हूं कि भाई साहब सिलेबस चेंज होएगा तो बुक्स चेंज करने को मौका मिल रहा है, और मैं मेरी जितनी भी आइडियाज अभी मैंने इकट्ठी करी है, विद गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू पुट इट अप, और ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है इन फॉर्म ऑफ ए न्यू बुक्स।
तो मैं बुक्स पूरी रिवैम्प करता हूँ, हर एक अटेम्प्ट में मेरी बुक्स चेंज हो जाती है और इस अटेम्प्ट में भी मेरी बुक्स पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो बुक्स मिलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट ध्यान रहे अच्छा काम होने में समय लगता है, सो डोंट वरी, यू विल गेट द बुक्स। और जब तक हम पढ़ रहे तब तक आपको पीडीएफ कॉपी तो मिलती रहेगी। तो हम थोड़ा सा एक बुक्स को दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। ये है बुक्स जिसका फर्स्ट पार्ट है इंडेक्स। ये जैसे एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने बनाया, तो ये इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होता है इंडेक्स। मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि अगर एग्जाम के एक दिन पहले आपको पता है क्या पढ़ के जाना है और अगर आपने वो पढ़ लिया तो बेटा जी आप 100% पास हो जाओगे। सो मैंने क्या किया कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट्स के कितने क्वेश्चन है वो कौन से पेज नंबर पर है और उनमें से कितने क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, ये पेज 1 पर ही आपको क्लियर पता हो जाएगा। कि सीधी सिंपल सी बात है यार, पढ़ता कौन नहीं है यार, क्लास कौन नहीं अटेंड करता, सारे बच्चे तो करते हैं, बट साला लफड़ा कहां पे होता है कि एग्जाम के पहले क्या पढ़ के जाऊं पता नहीं है, और एग्जाम के पहले पढ़ के चला गया तो 100% पास हो जाता हूं। तुम याद करो ना यार कि कॉपी चिट्टे या फिर वो जो करते थे एग्जाम के पहले अगर पेपर मिल गया तो तुमको पता चल जाता था कि हाँ इजीली पास हो जाएंगे। तो मेरा रूल सिंपल है कि मैं एग्जाम को देखकर आगे बढ़ूंगा। आज उसका एक झलक भी दिखाऊंगा मैं आपको। आज आपको क्या दिखाऊंगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या करने वाले इस पूरे सिलेबस में, तो वो पूरी एक झलक दूंगा और उसके बाद में हम सिलेबस में ड्रिल डाउन करते जाएंगे। तो ये फर्स्ट चीज हम क्या करते हैं बेटा जी, इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे फिल करना मैं आपको बताऊंगा बेटा जी। सेकंड चीज पर मैंने अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस दिया है। न्यू सिलेबस का तो अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस है नहीं, बट एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम जाए तो एक प्रत्येक टॉपिक का इंपॉर्टेंस हमें पता चलता है कि भाई साहब इसका एनालिसिस क्या है। तो ये इस तरीके से एएस कितनी बार पूछा गया है, ये सारी चीजें आपको इस पेज पर क्लियर हो जाएगी। ये पहले भी पता चलता था। फिर ये पूरा अल्फा न्यूमेरिक तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया गया। अगर आप ये नोट्स देखेंगे, सो दिस इज द हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, कि जो कलर पिक्चर्स के साथ में। सर व्हाट अबाउट बीच में बॉक्सेस भी दिए गए जिसके थ्रू आई विल बी गिविंग यू माय पॉइंट्स। तो ये पूरी तरीके से प्लान्ड है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में हम जाएंगे। इसको हम बुक को नाम दे रहे हैं, इस बुक को अभी तक जो कच्चा पक्का डिसाइड है, प्रेम से बोलो एएस। क्या बोलेंगे, प्रेम से बोलो एएस है। तो ये प्रेम से बोलो एएस है, ये बुक हमने बनाई है। और इस तरीके से इसका अल्फा न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन वगैरह, ये हैंड ड्रॉन ड्रॉइंग्स है विच वॉज बीइंग डन बाय माई स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि जिस तरीके से उनको चीजें समझ में आती है और एक टीचर की तरीके से इनपुट ही है। इसके अलावा आपको और एक चीज मिलेगी एएस में जिसका नाम है बेर एक्ट। बेर एक्ट समझते हो आप क्या होता है? बेर एक्ट पता है? मतलब जिस स्वरूप में इंस्टीट्यूट ने एएस को ड्राफ्ट किया हुआ है उसको बेर एक्ट कहते हैं, बेर टेक्स्ट। तो मैं आज आपको बेर टेक्स्ट भी दिखाऊंगा। सो आपको क्या चीज मिलेगी? बेर टेक्स्ट। मतलब एक चीज तो ये मिल गई कि जिसके अंदर वो समराइज्ड वे में है, उसके अंदर वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में भी है और उसके अंदर साथ साथ आपको एक स्ट्रक्चरल वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट एक और प्रॉब्लम रहेगी कि सर अगर मुझे और ज्यादा पढ़ने का है, या फिर मान लो सर ये कहां से क्या चीजें आ रही है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब जाके आप आर्टिकलशिप में जाओगे या जब कभी भी आप बिजनेस में जाओगे तब मेरे नोट्स कैरी करोगे तो बोलेंगे क्या पढ़ के आए रे। तब तुम्हें पता होना चाहिए ना चीजें कहां से आ रही है। मुझे आगे जाकर अगर कोई नई चीज आ गई, क्योंकि मैं कब तक का पढ़ाऊंगा, अभी तक का पढ़ाऊंगा, बट जब आगे जाने के बाद में चीजें चेंज होती रहेगी, चीजें चेंज होती रहेगी, तो एक चीज मैंने नोटिस करी कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि चीजें देखनी कहां से, कैसे देखनी है, क्या करना है। तो बेटा जी हम उसकी भी आदत करेंगे। तो आपको बेर टेक्स्ट भी शेयर करी जाएगी, समय समय पर हम बेर टेक्स्ट को रेफर करते रहेंगे। इज दैट ओके? मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। अभी जैसे ये AS4 हो गया, उसका सॉरी क्यूबी आपको दिखा देता हूं। जैसे AS4 का ये क्यूबी, इस बार एक खास बात करी और बड़े गर्व से मुझे ये कहने में बड़ी मजा आती है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं बड़े गर्व से, कि बेटा जी ये मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने काम किया है इंडिया में। तो क्या किया है, एएस में अगर आप मॉड्यूल याद करेंगे तो आपके क्वेश्चंस है ना, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग तरीके से सॉल्व किए होते थे। तो दैट क्रिएट्स ए कंफ्यूजन। सो व्हाट वी डिड वाज, इफ यू रिमेंबर कंसाइनमेंट, हर एक प्रॉब्लम हम एक तरीके से ही सॉल्व करते थे। इफ यू रिमेंबर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उनका वर्किंग हम एक तरीके से ही सॉल्व किया करते थे। सो इन द सिमिलर ऑर्डर माय डियर फ्रेंड, हर एक प्रश्न का हमने उत्तर, ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट को मद्देनजर रखते हुए हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। फैक्ट्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेफरेंस, एएस का रिलेवेंट रेफरेंस क्या है, एनालिसिस, इस क्वेश्चन को किस तरीके से रेफरेंस एप्लीकेबल है, और फाइनली कंक्लूजन क्या है। और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनका फॉर्मेट सेम कर दिया है। फॉर्मेट सेम कर दिया मतलब मान लो कि आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हो, तो फाइनल अकाउंट में जिस तरीके से हमारे फॉर्मेट सब सेम थे, उसी तरीके से हमने प्रत्येक क्वेश्चन को एक सिंगल फॉर्मेट में डाल दिया। ये उन बच्चों से पूछना आपके सीनियर को कि आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात हुई है,
क्योंकि आपको पता है एएस में क्या प्रॉब्लम होती थी पहले, एक ही क्वेश्चन अलग अलग फिगर्स के साथ इंस्टीट्यूट ने दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाया, आंसर दोनों का सेम आ रहा है, बट बच्चा कंफ्यूज हो रहा है ना कि कैसे सॉल्व करूं मैं। सो मैंने इनको ढाल दिया एक ही तरीके से। इसमें बहुत मेहनत गई, मतलब मजाक नहीं बोल रहा हूं, एक 5 साल की मेहनत एक साथ हुई। तो ऐसी बैंड बजे, हर रोज मैं 1-1 बजे तक घर जाता था, और इनफैक्ट अभी भी जाता हूं, कभी मिलना हो तो आ जाना, रात को इधर ही रहता हूं ऑफिस में। ये दिख रहा है, ऑफकोर्स मेरे स्टाफ ने भी बहुत ज्यादा हेल्प करी, इस बात में कोई शक नहीं है। सारे एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह इसमें कवर्ड हो जाएंगे। आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, इच्छुक हूं, बाकी ये जब आपके हाथ में बुक आएगी तो आप देख ही लेना। जैसे इसमें रियल लाइफ केस स्टडीज है, जैसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, अदिदास और रिबॉक की एक्चुअल उठाई हुई डिटेल्स यहां पर डाली हुई है। सो इट विल गिव यू अ फ्लेयर ऑफ द रियल लाइफ डेटा। मैं आपको और एक चीज जगह से दिखाना चाहूंगा, इसको AS17, जैसे ITC की रिपोर्ट इसके अंदर डिस्कस की गई है सेगमेंट रिपोर्टिंग में, फिर ITC के अकाउंटिंग पॉलिसीज वहीं से लेकर दी गई है। तो मैंने आपको बताया था ना कि बेयर टेक्स्ट और उसके बाद में प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आपका मेलजोल कराकर भी दूंगा, ताकि आपको आर्टिकलशिप में भी काफी इजी हो जाए। मैंने कहा ना कि ये बुक बनाते वक्त मैंने 5 साल की मेहनत मेरे को 1 साल में करनी पड़ रही है, और मुझे ये पता है कि मैं उसके बाद में इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा इतना इजीली, इसीलिए जितनी कुछ भी मेहनत करनी है वो अभी करनी है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना कि अगर आपको बुक्स थोड़ी सी आगे पीछे हो, बट मैं ये श्योर हूं इसी बैच के लिए प्रॉब्लम होगी जो प्री रिजल्ट बैच है। बाकी हमारा टारगेट ऑन टाइम है कि जो जैसे ही सिलेबस अनाउंस होगा तब तक तो ये बुक्स 110% रेडी हो चुकी होगी। इज दैट ओके? सो पूरी क्लास को ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चंस कहां से कैसे कवर होने वाले। अब एक काम करते हैं, अपन सिलेबस लिख के ले लेते हैं जो प्रपोज्ड है, जिसके हिसाब से हम आगे जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो। बीच में थोड़ा आशा भी देना रहे, आज पहला दिन है ना, तुम साधु संत के जैसे बैठते हो, तो पहला दिन तो ऐसा ही होता है, बाद में मेरी जान खा जाते हो भाई साहब। और तू मेरी क्लास में इस बात की चिंता मत करियो भाई, अपन, मैं इधर बोलता हूं यार, सीरियस लोग कहां होते हैं? आईसीयू में। हम सीरियस नहीं, हम कौन है? सिंसियर। खुश रहो, सड़ने का नहीं, इसीलिए हमारी पहली क्लास स्माइल से शुरू होती है, और स्माइल करते रहना है ना। चलिए रसगुल्ले, रैस वाले गुल्ले लिख। पहला हमारा प्रपोज्ड सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूं, और अगर इसमें कोई भी बदलाव हुआ तो आपको चिंता करने का नहीं है, विल टेक केयर। सर अकाउंट्स के पहले एडवांस अकाउंट्स, अरे मैंने बोलू ना बाबू, अभी जो सब्जेक्ट का नाम दिया गया एडवांस अकाउंट्स दिया गया, बट मैंने आपको बताया कि जो भी लेवल डिफरेंस होगा वो मैं कवर करा लूंगा। फर्स्ट टॉपिक देख लेना, आपको खुद को मजा आ जाएगा, टेंशन न करो। चलिए सुनते। अभी तुमको एक बात बता दो, मतलब मैंने किस लेवल तक प्लान किया है। कॉस्टिंग ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया, पता है तुम्हें, बट AS10 और AS2 को पढ़ाते हो कॉस्टिंग के कुछ जिक्र आएंगे। तो मैंने हर्षद सर और राज आवटे सर से, दोनों से वो वाला पार्ट पढ़ा कि भाई ये बच्चों को कैसे पढ़ाना, मतलब मुझे पता है बट ये पार्ट मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये अवेयरनेस है कि आपको वो चीज पढ़ाई नहीं जाएगी अभी। सो इफ आई हैव टू टीच यू एनीथिंग कॉल्ड एज ओवरहेड, देन आई हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज ओवरहेड। सो आई हैव स्टडीड टू एन एक्सटेंट कॉस्टिंग आल्सो व्हिच आई हैव टू एक्सप्लेन यू। ऑफ कोर्स पहले पढ़ा हुआ था, बट एक बच्चों को समझाना उनके स्तर पर जाकर, इसके लिए आई हैव अ वर्ड विद देम एज वेल। सो मैंने हर्षद भाई और राज आवटे भाई से भी बात करी, उनसे चीजें समझी, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना पोर्ट्रे यू ऑल। ठीक है, तो तुम टेंशन ना करो रे, वो मेरे पर छोड़ो, मैं बहुत मतलब बता रहे ना, बहुत ध्यान रखता है मैं मेरे करियर का। तुम बोलेंगे काई को, क्योंकि तुम खुश रहेंगे तो मेरा करियर आगे जाएगा ना, खुली बात है। तुम ध्यान नहीं रखते तुम्हारे करियर का, जो बोल रहा हूं वो पढ़ाई कर लेना, बाकी मैं मेरे करियर के बारे में बहुत सीरियस है, टेंशन ना लो तुम। पहला वाला लिखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, process of formulation of AS including Ind AS, okay, and IFRS, फिर convergence versus adoption, objective and concepts of carve outs.
भारी 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 अभी फाउंडेशन इंटर आया है सर, लग रहा है। वैसे आपको बता दूं, एएस अलग है, क्या बोला पहले, एएस अलग है, इंड एएस अलग है, आईएफआरएस अलग है। ये क्या होता है, एएस क्या होता है, इंड एएस क्या होता है, आईएफआरएस क्या होता है, फिर कन्वर्जेंस वर्सेस अडॉप्शन एंड ऑब्जेक्टिव एंड कंसेप्ट्स ऑफ कार्व आउट्स। अच्छा है, थ्योरी टॉपिक है, बट पढ़ने में मजा आएगा, पूरी दुनिया घूम के आओगे तुम। ठीक है, ठीक है। मान लो कहीं से तुमको ऑस्ट्रेलिया की कोई मिल गई तो तुम उनसे बात कर सकते हो। अभी अकाउंट्स में मैं बात करवाऊंगा आपसे, ठीक है सर। यूएई में, वहां पर भी बात कराऊंगा तुमको, जिस कंट्री में भी जाना मैं बात कराऊंगा अकाउंट्स पर, भाषा सिखाऊंगा, चिंता मत करो। सेकंड सर, खुश मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में अब, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द, हाँ क्या हो बेटू, हाँ बराबर बेटा, जो बोलते हैं ना वो कभी नहीं जाते। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड presentation of financial statements. In the bracket as per AS. Framework for preparation and presentation of financial statement as per AS. सर ये चैप्टर के नेम है, हाँ बेटा सर ये चैप्टर के नाम याद रखने में टेंशन हो रहा है। टेंशन न ले, बहुत इजी है, मजा आएगा तुझे। Point number 3, applicability of accounting standards, to various entities। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू वेरियस एंटिटीज, किसको किसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। तो अगर आप मेस वाली बाई के पास जाओगे तो उसको एएस अप्लाई होते हैं क्या, खाना खाने जाते होंगे ना, वो वड़ा पाव वाले के पास जाते हो जहां पर पानी पूरी खाते हो, उसको जाके एएस का ज्ञान पेल सकते हो क्या तुम, बस पूछ रहा हूं। सिमिलरली फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ, एंड इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एएस क्या होगा, इंड एएस क्या होगा, फिर उसके बाद में आईएफआरएस क्या होगा, ये हम चर्चा करेंगे। ये तीनों चीजें अलग है, बट आपको इतना बता दूं अकाउंटिंग करने के स्टैंडर्ड्स है। आईएफआरएस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, इंड एएस उसका पैरेलल है इंडिया में, और बेटा जी एएस जो पहले से है। और राजा बेटा जी फ्रेमवर्क क्या है, कोई चीज अगर एएस में कवर्ड नहीं है तो उसको कैसे करें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो इतना डायनामिक वर्ल्ड है, नए नए ट्रांजेक्शन रेगुलरली आते रहते हैं। सो फ्रेमवर्क ये बताएगा कि कोई ट्रांजेक्शन अगर एएस में ही कवर्ड नहीं, इंड एएस में भी नहीं, आईएफआरएस में भी नहीं, कहीं नहीं है, तो करेंगे कैसे। सो इट वुड बी डन विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क। सीधे बैठ जा गुंडी, एक क्लास में सीधा बैठना पड़ेगा, हाँ ये बात ध्यान में रखना। चलिए भी आगे बढ़ते हैं और अगला लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लगता है अब अकाउंट्स थ्योरी हो गया, नहीं रे, बहुत बहुत सही सिलेबस बनाया सर, मजाक नहीं बता रहा हूं तुमको, इतना प्यारा सिलेबस बनाया कि यू शुड फील योरसेल्फ लकी। और उसको जज मत करो, मेरा भरोसा मानो, छोड़ दो हम पर, मैं बोल रहा हूं तुमको सिलेबस बहुत भारी बनाया, फाइनेस्ट सिलेबस बनाया, तुमको मजा आएगा। अब तुम अगर इसको प्रेशर लेकर करोगे तो मैं क्या कर लेगा, बट अगर तुमको मजा आता है ना किसी चीज में, तो दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन यू। और भाई 8 के 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं, कुछ तो दिमाग लगा कर किया होगा ना। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में तो मैं पूरी तरीके से खुश हूँ, आश्वस्त हूँ और मस्ती में हूँ, एकदम मस्त सिलेबस बनाया, एकदम मतलब चिकना, एकदम बिल्कुल तुम्हारे जैसे। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS2 valuation of inventories, AS3 cash flow statement, AS4 contingencies
and events occurring after the balance sheet date. AS5 net profit or loss for the period. नलाई को लिखना है net profit or loss for the period, prior period item, prior period items and changes in accounting policies. सांस लेते रहो, जिंदा रहोगे. सांस लेते रहो. जोक था सर, नहीं हंसी आ रही सर, मुझे मालूम था, पुअर जोक था. AS5 तक हो गया बिल्लिया. AS7 सर 6 कहां गया? डिलीटेड. डेप्रिसिएशन हुआ करता था, डिलीटेड. अब वो AS10 में चला गया, PPE में. So AS6 is deleted. AS7 is construction contract. Construction contract. AS8 डिलीटेड हो गया, रिसर्च पे हुआ करता था, वो AS26 में मर्ज हो गया. AS8 डिलीट होने के बाद में 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन. AS10 पहले फिक्स्ड एसेट हुआ करता था, चेंज हुआ भी रिसेंटली, तो उसका नाम रखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये पूरी तरीके से स्टैंडर्ड भी चेंज कर दिया गया. प्रॉपर्टी प्लांट एंड व्हाट? रसगुल्ले, इक्विपमेंट. ओके, गोइंग अहेड माय डियर फ्रेंड. AS11 the effects of changes in foreign exchange rates. The effects of changes in foreign exchange rate. सर फिर अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स को मर्ज कर दिया गया. पूर्णतः ऐसा कहना उचित नहीं होगा, पूरा मर्ज नहीं किया. सिलेबस काफी कुछ फाइनल से भी आया है, कुछ एडवांस अकाउंट से आया, कुछ डिलीट भी हो गया, कुछ अकाउंट से आया, कुछ डिलीट भी हो गया, कुछ फाउंडेशन में शिफ्ट हो गया. सो ऐसा नहीं बोल सकते कि मर्ज किया प्योरली, बिकॉज देयर आर मेनी चेंजेस विच दे हैव डन. AS11. AS12 ये है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. AS13 accounting for investment. Accounting for investment. AS14 accounting for amalgamation. इधर एक चीज क्लियरली लिखी हुई है, एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग्स, इंक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग्स. AS14 के बाद में AS15 ये फाइनल से आपके पास आया है. AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बहुत उम्दा स्टैंडर्ड है. एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इज दैट ओके? AS15. AS16 बोरिंग कॉस्ट. Borrowing cost.
AS17 segment reporting. AS17 segment reporting. AS18 related party transaction. AS19 leases. AS20 earning per share. AS21 consolidated financial statements. ओके, ये आपके सिलेबस में ओनली सिंगल सब्सिडरी है. ओनली सिंगल सब्सिडरीज है. इज दैट ओके? देन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर हैविंग AS22 accounting for taxes on income. Accounting for taxes on income. AS23 ये फाइनल से आपके पास आया. AS23 accounting for investment in associate in consolidated financial statement. इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये कहां से उतर के आया है बेटा जी? फाइनल से आया. जो जो रेड में से लिखा है मैंने वो कहां से आया? फाइनल से इधर आया. नाउ AS23 के बाद AS24 discontinuing operation. Discontinuing operations. देन एक और चीज फाइनल से उतरकर तुम्हारे लिए आई है AS25 इंटरीम फिनेंशियल रिपोर्टिंग. इंटरीम फिनेंशियल रिपोर्टिंग. हैप्पी? AS25 के बाद AS26 राजा बेटा जी, इसका नाम है इंटेंजिबल assets. Intangible assets. Is that okay? AS26 के बाद AS27 financial reporting of interest in joint ventures. ये मेरे से गड़बड़ हो गया, गड़बड़. ये फाइनल से आया हुआ है. कलर चेंज नहीं हो सकता. ए यार, ये तुम समझ जाना, फाइनल से आया. मैंने ब्लैक कलर में लिख दिया. AS27 कहां से आया? फाइनल से. AS27. AS28 ये भी फाइनल से है. इंपेयरमेंट of assets. And AS29 provisions, contingent liabilities and contingent asset. तुम्हें पता है इतना बुरा हाल था
इंटर में अभी तक टॉपिक्स इतने ज्यादा थे अलग अलग, और एएस का थे तो सही सिलेबस में इंक्लूडेड, बट बेटा जी उसको हम समय नहीं दे पाते थे, डिवोट नहीं कर पाते थे, एएस को एएस के जैसे नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि बाकी की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट थी, और मतलब वो एग्जाम में आती थी। एएस 20 नंबर के लिए आते थे पहले जब ओल्ड सिलेबस था, और अब क्या हो गया कि एएस शायद उनका वेटेज बढ़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि कौन से एएस थे। जैसे ये एएस 1 जो था वो ग्रुप 1 में था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ग्रुप 1 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट ग्रुप 1 में, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट ग्रुप 2 में, नेट प्रॉफिट ग्रुप 2 में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप 1 में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ग्रुप 2 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रुप 1 में, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस ग्रुप 1 में, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ग्रुप 1 में, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रुप 1 में, अकाउंटिंग फॉर इमैल्गमेशन ग्रुप 2 में, एम्प्लॉय बेनिफिट तो था ही नहीं, बोरिंग कॉस्ट ग्रुप 1 में, सेगमेंट रिपोर्टिंग ग्रुप 2 में, रिलेटेड पार्टी ग्रुप 2 में, लीजेस ग्रुप 2 में, अर्निंग पर शेयर ग्रुप 2 में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप 2 में, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ग्रुप 2 में, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ग्रुप 2 में, इंटेंजिबल एसेट ग्रुप 2 में, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट था ही नहीं, और प्रोविजन भी कहां पे, ग्रुप 2 में। अब इतने एएस पहले इंक्लूडेड थे, बट तुम ये अगर सोच रहे हो तो कितनी चीजें नहीं आई बेटा जी। एएस 15, एएस 23, एएस 25 और राजा बेटा जी एएस 27 भी, तो कितनी चीजें बढ़ गई बेटा जी। सिर्फ 5 एएस नए बढ़े, एएस 28, 27, 25, 3 एएस 23 और एएस 15, 5 एएस नए आए ओल्ड सिलेबस के मुताबिक कंपैरिजन में। बट आपको मैं बता दूं कि इस बार इनकी डेप्थ लेवल अलग होगी 110%, और हम उसको उसी एंगल से पढ़ेंगे। इज दैट ओके? क्योंकि अब मैं इसको जिस तरीके से टारगेट कर रहा हूं उसके अंदर 4-5 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड इट कैन बी फॉर 10 मार्क्स ऑल्सो। सो वी आर गोना स्टडी इट इन अ डिफरेंट मैनर, सो यू आर वेरी वेरी लकी दैट यू विल हैव अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एएस, जो रियल लाइफ में यूजफुल होते हैं। तो मैं बताया ना कि स्टैंड मतलब सिलेबस बहुत लॉजिकल तरीके से ड्राफ्ट किया गया, जो चीजें जरूरत नहीं थी उनको डिलीट कर दिया गया। तुम्हें पता है और सिलेबस में क्या है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, लिख लीजिए। अभी हम यहां तक आए, कितने एएस हो गए ना, ये पॉइंट नंबर 4 तक एएस है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 राजा बेटा जी, कंपनी अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 5 में हम क्या डील करेंगे, कंपनी अकाउंट्स। अंडरलाइन कर कर मैं इसमें लिखूंगा शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट 2013, and I'll write down it is a division 1, division 1। इसके 2 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, विल टॉक अबाउट दैट। फिर सेकेंड पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसमें आएगा बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें आ जाएगी। देन माय डियर फ्रेंड वी हैव गॉट थर्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड एज buyback of securities। buyback of securities, और 4th लेवल पर अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, और एक पॉइंट लास्ट में आ गया अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच। अगर आप प्रपोज सिलेबस की बात करेंगे तो उन्होंने यह भी लिखा है कि इसमें 5 to 10% सिर्फ थ्योरी बेस्ड चीजें आएगी कॉन्सेप्ट पर, और बेटा जी 85 to 100%, क्योंकि
20 मार्क का या 110 मार्क का पेपर होगा। 85 to 100% विल बी एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन था कि सर प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है, ये पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिकल रहने वाला है। अरे हैप्पी? अब तुमको ये पहले अपने आप को ये तो फील करना, लिखा बहुत है सर, तो अभी आपको थोड़ा सा ये हो रहा होगा ना, सहम रहे होंगे। पहले खुद पर थोड़ा सा खुश तो करने को होना ना खुद को, कि भाई मैं जो कर रहा हूं और जो हमको दिया जा रहा है उस अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। तो ये देखो इधर, ये रहा आपके सामने तुम्हारा ओल्ड सिलेबस। मैं बताता हूं, ये ग्रुप 1 की बैच कहां पे रहे? ग्रुप 1 की बैच, ये इंटर अकाउंट फेस टू फेस। मैं काम करता हूं आईसीआई का ही निकाल लेता हूं मॉड्यूल। क्या क्या चैप्टर थे? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन डिलीटेड, इंश्योरेंस क्लेम डिलीटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है एएस 13 में बट अदरवाइज डिलीटेड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डिलीटेड, कंपनी फाइनल अकाउंट्स है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग डिलीटेड, ब्रांच अकाउंटिंग है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिलीटेड, बोनस शेयर डिलीटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हायर परचेस डिलीटेड, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स डिलीटेड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस वगैरह, ये सारी चीजें तो है। अब ये ग्रुप 1 का सिलेबस था, राइट? ऐसे ही और एक कौन सा सिलेबस है बेटा जी? ग्रुप 2, ये रही मॉड्यूल आपका। इसॉप डिलीटेड, बायबैक है, अमाल्गमेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, लिक्विडेशन डिलीटेड, एनबीएफसी डिलीटेड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिलीटेड। मतलब अभी तुमको पार्टनरशिप कुछ नहीं पढ़ना है, गुड। अमाल्गमेशन एंड कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिलीटेड, बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ बैंक्स डिलीटेड, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म डिलीटेड, इनकम रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड प्रोविजन डिलीटेड, सम स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक्स डिलीटेड, यूनिट 6 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक डिलीटेड। अब मुझे बताओ सिलेबस अच्छा है कि नहीं? तुमको पहले रियलाइज नहीं होएगा, ये बाद में ही हो सकता है। सिर्फ 5 चीजें नहीं ऐड करी है, बाकी बेटा जी डिलीट किया है। सो बेटा जी ये क्या चाह रहे थे पता है क्या? तुम बहुत ज्यादा पढ़ने की जगह पे जितना रियल लाइफ में रिलेवेंट है उसको पढ़ो। तो जब मैंने इनकी पूरी स्कीम को समझने की कोशिश करी कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपके नोट्स के ऊपर भी काम किया। तो हर एक एएस में आपको उसको रियल लाइफ से जोड़ने का काम करूंगा मैं, हर एक चैप्टर को रियल लाइफ से जोड़ने का काम करूंगा, क्योंकि अब मुझे उतना अवधि और समय मिल रहा है, और जो मुझे दिया जा रहा है सिलेबस वो थोड़ा दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स दोनों मिलाकर एक किया गया, बहुत लॉजिकल तरीके से किया गया। अब बेटा अगर ध्यान से और एक चीज नोटिस करोगे, कल को तुम बड़े बन जाओगे तो तुम्हें किसका काम चाहिए होगा? चलो बताओ, तुम स्टार्टअप करोगे, क्या बनाओगे? कंपनी, राइट? तुमको अगर जॉब करना है, तुमको क्या बनने की इच्छा होगी? सीईओ ऑफ अ कंपनी। तुम किसी बैंक में जाओगे तो बैंक क्या करती है? बैंक इज अ कंपनी। तुम्हें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तुम्हें किसके बारे में काम करना पड़ेगा? कंपनी। तुम बिजनेस करोगे खुद का, प्रोप्राइटरशिप का, तुमको माल बेचने का है, किसको बेचोगे? कंपनीज। राजा बेटा जी कंपनीज ही इस देश की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक संभाल रही है। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों, आपको जो इस पूरे सिलेबस में दिया गया है वो कंपनी की अकाउंटिंग दी गई है। तो इसके वजह से हमने और एक चीज इसमें डाली है, स्टॉक मार्केट का भी कहीं कहीं पर हम जिक्र करेंगे कि उसको पढ़ाएंगे कि देखो स्टॉक मार्केट से भी आप समझोगे चीजों को कि इस चीज के बारे में स्टॉक एनालिस्ट क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे। सो दोस थिंग्स हैव आल्सो बीन इनकलकेटेड एंड इंक्लूडेड इन दिस थिंग्स। सो भरोसा मानिए मेरा, आपको बहुत मजा आने वाला है एंड इट इज गोना बी रियली रियली ग्रेट फन। ठीक है? सो अभी टेंशन है कि गया? मतलब सिलेबस ज्यादा बढ़ा या कम हुआ? So syllabus is getting reduced. It is not increased. Is it focused from your articleship point of view, from your job perspective point of view, getting you future ready? The answer is a big yes. आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, IIMs वगैरह के MBAs के आप सिलेबस एक बार निकाल कर देखना, या इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनके सिलेबस को निकाल कर देखना, और आप ये पाएंगे कि आपका सिलेबस इज कमिंग इन लाइन विद देयर सिलेबस। मतलब जितना जरूरी उतना ही। पहले हम क्या करते थे, सीए थे, सारी चीजें पढ़ा देते थे, साला इंश्योरेंस क्लेम वो भी पढ़ ले, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वो भी पढ़ ले, चल ये भी पढ़ ले, तू ऐसी है, तू सब पढ़ रहे, तुम सब पढ़ते रहते थे बेचारे। और जो कुछ टॉपिक डिलीट हुए, कितनी लकी है तुम्हारी बैच कमीनो, याद रखो तुम्हारी स्माइल है ना, इतनी कमी नहीं है। तुम्हें पता है कुछ सिलेबस जो टॉपिक डिलीट हुए, जैसे बोनस शेयर, वो चले गए फाउंडेशन में बेचारों के पास। तुमको बोला मैंने पार्टनरशिप गया, वो तुम्हें पता है कहां गया? फाउंडेशन में गया। अगर तुम पूछ रहे हो मुझे कि तुम लकी थे क्योंकि फाउंडेशन भी कमीनो कम पढ़ के आए हो तुम, और इंटरमीडिएट में भी लकी हो तुम कम ही पढ़ोगे। फाउंडेशन में क्यों लकी थे? क्योंकि कई सारे टॉपिक वहां पर ऐड हुए इंटरमीडिएट से।
बोनस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये नए टॉपिक वहां पर ऐड हुए, बट उसकी वजह से ये बात भी है कि तुम्हारा लेवल डिफरेंस हो गया, क्योंकि अभी वो अपेक्षा रखेंगे कि ये चीजें आपको आती होगी, तो इसकी वजह से मेरे को आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, तब शांति से मेरी बातें सुन लेना। बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं होगा, बट अगर आपको वो चीजें आएगी तो आगे की चीजें और अच्छे से समझेगी। हैप्पी? ऑलराइट, सो एक बार ऑनलाइन लाइव के बच्चों से भी पूछ लेते हैं, कोई क्वेरी है क्या? सन्यम अग्रवाल, अभी तुमको है ना थोड़ा सा मैंने डे वन को, मतलब आज फर्स्ट टाइम ही मैंने बोला था तुमको मेरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला कि जो फाउंडेशन में गया और अगर इंपॉर्टेंट है तो मेरे पर छोड़ दे, मैं संभाल लेगा। अरे काई को टेंशन ले रहा है, बेस नहीं पता है मैं कराएगा ना तेरे को, क्यों लोड ले रहा है तू? अभी जैसे मैं कल तुमको थोड़ा सा कॉस्टिंग भी पढ़ाएगा, तुमको मजा आएगा कि क्या रहता है कॉस्टिंग में, थोड़ा सा पार्ट पढ़ाऊंगा, ऑफ कोर्स मेरे साथ डायरेक्ट हर्षद से कंपेयर मत करना, बट थोड़ा सा इज्जत में कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो चीज पढ़ानी है उसके लिए। ओके, अभी आपसे कुछ बातें करता हूं। अभी आप जब छुट्टी है तब आपको रिक्वेस्ट है कि आप क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो? तो तुम्हारी छुट्टी है ना, ये मैं कभी कभी बात करता हूं, मैं डायरेक्ट सिलेबस पर नहीं जाता हूं, मैं मेरे बच्चों से बात करता हूं, क्योंकि देखो यार क्लास में ना एक बात ध्यान रखेंगे कि हम दोनों फैमिली है, फैमिली है मतलब वी आर ऑन द सेम साइड, तो तुम है ना मेरे को ऐसा घुर घुर कर नहीं देखोगे, मेरे साथ बात करोगे। सो क्या करने वाले हो तुम छुट्टियों में, क्या करने वाले बेटू? पूना घूमेगी? अच्छा, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पर गुरुकुल में रहते हैं, तुमको एक चीज को तो मालूम पड़ गया होगा कि अब यहाँ से घर जाते तब वहां पर रहने की इच्छा नहीं होती है, मतलब भागने की इच्छा होती है वापस, कि वापस आ जाए, मतलब पुणे वापस आ जाए, कुछ करे। मेरे केस में तो सेम होता था, जब मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था, इधर से घर तो चले जाते थे, फिर घर एक दो दिन रुकते थे, बट उसके बाद में इधर आने की इच्छा होती थी। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन विथ मी। तुम गुजरात से आई हो? सर रिजल्ट के बाद कोई बैच स्टार्ट होगा क्या? अबे 100% स्टार्ट होगा ना बैच, एड़ा है क्या? रिजल्ट के बाद क्या बैच स्टार्ट नहीं होगा? अरे भाई ये प्री रिजल्ट बैच है, मेरी बात मानो, मेरा मेन बिजनेस एरिया ये सब कुछ रिजल्ट के बाद है। तो सर हमको कैसा फायदा होगा कि हम तब भी कर सकते हो? नहीं, मैं अभी पढ़ाते हो कुछ चीजें ऐसी ही पढ़ाऊंगा जो उस बैच में जब नहीं शुरू होगी तब नए बैच में मैं उसको लेट शुरू करूंगा, तो आपका सिलेबस 100% पहले खत्म होगा, वो प्लानिंग करी गई है। और कोई क्वेश्चन? फेस टू फेस चूज करे या लाइव? फेस टू फेस चूज करना होगा तो जल्दी चूज करना होगा, क्योंकि एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, और लाइव यू आर मोस्ट वेलकम। लाइव में कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तुम मुझसे पूछते हो कि देखो मैं है ना थोड़ा सा जो क्लियर है वो बताने की कोशिश करता हूं, तो मेरे को अगर पूछो तो मुझे ज्यादा पसंद क्या है? ऑफ कोर्स लाइव के बच्चों के पास ध्यान नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है, जो बच्चे मेरे से लाइव पढ़े उनको पता है कि मैं ध्यान देता हूं, बट क्या होता है ना कि फेस टू फेस बच्चों का है ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये डाउन बैठी है या ये डाउन बैठा है या कोई प्रॉब्लम है दूसरी, तो देखकर समझ में आती है चीजें, तो उसको हैंडल कर लेते हैं। तो मैं एक्चुअली क्या ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं, मैं तुम्हारे जैसे इंस्टाग्राम वाला बंदा नहीं है, हम नीचे खेलने वाले बंदे थे, राइट? मतलब हम जिससे लड़ाई करते थे वापस उसी के साथ खेलना पड़ता था, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे को क्या है कि तुम वो स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर आज ये दोस्त नहीं तो दूसरा दोस्त ढूंढ लेते हो। हमारे यहां पर चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी, रिक्शा चलते थे उसके पैसे लगते थे, और बाकी साइकिल थी, और साइकिल ड्राइव करते जाना दूसरी जगह पे एरिया में, तो भाई साहब पैर दुखते थे, तो हमको हमारे एरिया में ही काम करना पड़ता था। तो हम वो लोग थे कि जो फेस टू फेस या डायरेक्ट इंटरेक्शन में ज्यादा बिलीव करते थे। हमारे जमाने में गणपति फेस्टिवल्स ऐसे हुआ करते थे कि जब पूरा का पूरा मोहल्ला वहां पर आके बैठता था, इंक्लूडिंग घर के सारे बूढ़े बुजुर्ग औरतें वगैरह सब कुछ, तो हमारा वो जमाना था। अभी आजकल मैं भी देखता हूँ गणपति फेस्टिवल, बट वो ठीक है यार, मतलब सारे लोग नहीं आते, वो आरती को आते करते, बस वो गणपति से डर लगता है इसलिए नहीं जाऊंगा आरती में तो शाप दे देंगे, इसलिए। हमारे जमाने में दूसरा बात था कि वी यूज्ड टू एंजॉय, एंड दैट इज द रीजन वी यूज्ड टू गो। तो मेरा आंसर शायद तुम्हें मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता, इसलिए मैं दोहरा देता हूं। मेरा आंसर है कि मैं अगर मेरी बेटी को भेजता तो मैं उसे कहता कि बेटा जा फील कर, हाँ, बट मैं इसके साथ साथ ये भी बता रहा हूं
कि हाँ एसपीसी में एडमिशन फुल हो जाते हैं जल्दी, तो लेना होगा तो जल्दी लेना पड़ेगा, ये बात है। और इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट का मकसद नहीं है। नहीं लेना है तो मत लो, 2 दिन के बाद में आ जाना, अगर मिले तो मुझे बता देना। 2 दिन मतलब अभी नहीं, जब मेन बैच फ्रेश चालू होगी, अभी तो मिलते रहेंगे, अभी टेंशन ना करो। बट जब मेन फ्रेश बैच चालू होती है 2 दिन तक आपको एडमिशन मिल सकते हैं, उसके बाद में एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि बैच क्लोज हो जाती है। यार अब जगह बैठने को नहीं तो करेंगे क्या? तुम बोलेंगे सर और बढ़ा दो, अरे मैंने पिछली बार बढ़ाया, तुम्हें पता है वो उस कोने में कोई क्या बोलता है, मेरे को घंटा झेपता नहीं है, मैं वो उधर कुछ तो कांड करता है, फिर कुछ झेपता नहीं है, फिर वो बैंड बजती है। तो उसके वजह से वो चीजें नहीं करते, भी बच्चे लिमिटेड ही लेते हैं, बट अच्छे से करने का। ऑनलाइन लाइव में प्लस पॉइंट ये है कि आप घर बैठे पढ़ सकते हो, सस्ते में पढ़ सकते हो, आपका ग्रुप पर इंटरेक्शन भी होता है सभी बच्चों के साथ, और क्योंकि आपकी न्यू जनरेशन है, फास्ट जनरेशन है, तो यू आर, जैसे मैंने जो सोल्यूशन दिया ना वो मेरे हिसाब से दिया। आपके हिसाब से क्या है कि कई सारे बच्चे ऑनलाइन में भी कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब उनको इधर आते तो बोलते कि बहुत भीड़ भीड़ाका है सर, बहुत ऐसा कैसे तो हो रहा है, तो वो भी ठीक है कि कुछ बच्चों को ऑनलाइन लाइव पसंद है। तो ये आपकी प्रायोरिटी पर जज करता है कि आपको क्या पसंद आता है। अगर आपको ऑनलाइन लाइव करना है तो ऑनलाइन लाइव भी कर सकते हो। इज दैट ओके? जीडीपीडी के बारे में मेरा ऐसा ख्याल है कि जीडीपीडी, ऐसा मुझे लगता है कि इन योर न्यू सिलेबस काइंड ऑफ स्टफ, मतलब तभी लेना जब आपको इंटरनेट की इश्यूज हो, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट इश्यूज हो तब, क्योंकि जीडीपीडी में क्या होगा कि आप अकेले पढ़ोगे, और अगर मान लो कुछ चीजें आपको दोस्तों से मिलना है, करना है, तो फिर कैसे बात करोगे उनसे? या जीडीपीडी लेना भी है तो लेटेस्ट जो रिकॉर्डेड है वही लेना, तो जिससे आप टच में रहोगे, उसके अंदर नई नई सारी चीजें बताई गई, जैसे आज मैंने बैच में उसमें सारी चीजें बताई है मैंने, तो फिर वो वाली बैच लेना, नहीं तो जीडीपीडी कॉम्बिनेशन वाली बैच मुझे नहीं लगता कि लेनी चाहिए। अब जैसे कॉस्टिंग में कोई चेंज नहीं है तो वो ले लो, टैक्स में कोई चेंज नहीं तो वो ले लो, अकाउंट्स की बात अगर मैं करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें चेंज है, तो वो वाली बैच लो कि जिसकी वजह से लेवल डिफरेंस आपको ना आए। ये बात समझना अच्छे से, आपके लिए अच्छी रहेगी। गुरुकुल के बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा इस पर से ही। Are we ready to go ahead now? Shall we start with the story? Okay. Here we go. So बेटा आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं आज आपको पूरी चीजें क्लियरली नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो बेटा जी, भारत में जो कंपनीज है, उन कंपनीज को, भारत में जो कंपनीज है उन कंपनीज को, ये जो भी चीजें बता रहा हूं अभी एकदम ब्रीफ में बता रहा हूं, लेमैन लैंग्वेज में, आज आपको समझ में आ जाए, ज्यादा थियरी में जाकर टेक्निकल अभी नहीं हो रहा हूं मैं, आगे होंगे। अभी पहले एक बार समझ लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। भारत में जो कंपनीज है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक वो कंपनी जिसको एएस अप्लाई होता है, एएस इज एप्लीकेबल। सर व्हाट इज एएस? सो आई विल से दिस इज एज पर accounting standards rules 2006, okay, and then there is something called as Ind AS, right? Ind AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर एएस कहां के, फॉरेन किया कि नहीं? वो भी इंडिया की ही है, बट नामकरण कैसे किया गया? इंड एएस। Ind AS is as per accounting standards rules 2015, ये Ind AS है। Ind AS is parallel to IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये जो है ये पूरे ग्लोब में फॉलो होता है, ठीक है। सो अभी के लिए सर आप मुझे बताइए इंड एस किसको एप्लीकेबल है? सो इंड एस बेटा जी, अच्छा चलो थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली को समझने की कोशिश करिए। भारत की शिक्षा प्रणाली में आपको 11th 12th में पढ़ाना शुरू करते हैं। क्या पढ़ाया जाता है? व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? टेल मी, 11th 12th क्या पढ़ाया जाता है? व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। आपको गौरतलब ये बात बता रहा हूं कि सुनकर ताज्जुब होगा कि ऐसा कोई डिस्कशन अब नहीं रहा, पहले था अब नहीं रहा।
बट ये पढ़ाया जा रहा है, ये भारत की शिक्षा प्रणाली है जिसको मैं दोष नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राजा बेटा जी भारत जैसी अर्थव्यवस्था में सारा का सारा चेंजेस एक गो में इंप्लीमेंट करना इज अ प्रॉब्लम। तो हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी स्टोरी सुनते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि 2 एएस का जन्म कैसे हुआ भारत में। सो हुआ क्या था कि 2 प्रमुख इकोनॉमिस्ट थी वर्ल्ड में, एक यूएस और एक यूके, राइट। हम बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या जो कुछ भी हम यूके का फॉलो करते हैं। सो यूके वहां पर जब फॉलो करते थे तो वहां पर आईएफआरएस ट्रस्ट था, राइट। आईएस ट्रस्ट भी बोल सकते हो या आईएफआरएस ट्रस्ट। और जो यहां का था यूएस का, उनका एफएएसबी, जैसे इधर आईएएसबी था और उधर एफएएसबी, मैं थोड़ा सा लिखते भी चाहता हूं तो आपको पता रहेगा। तो 2 बॉडीज थी यूएस और यूके। यूके में था एफएएसबी, सॉरी आईएएसबी, इधर आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और इधर था एफएएसबी। हम किसको फॉलो करते थे? आईएएसबी को। इंडिया यूज्ड टू फॉलो आईएएसबी, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो हमारे स्टैंडर्ड्स के नाम AS2B आईएएसबी के हिसाब से ही है। जो कुछ भी है हम आईएएसबी को फॉलो करते थे। आईएएसबी यूके की है क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। पार्टनरशिप एक्ट कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। उन्होंने हमें गवर्न किया, रूल किया, आज हम उन्हीं की चीजों को फॉलो करते हैं। और यूके जब मैं बात करता हूं तो ये एक समूह है, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप एक फॉलो किया करता था। सो हुआ क्या कि बेटा जी इनको ये पता लगा कि अब ये संसार सिर्फ एक कंट्री नहीं है, हमें जब अकाउंटिंग करनी है तो हमें संसार के हिसाब से सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज गूगल यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है। व्हाट्सएप यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है। कहां नहीं है? हर जगह व्हाट्सएप है। सब ग्लोबल इकोनॉमी होगी, गूगल ग्लोबल इकोनॉमी होगी, adidas ग्लोबल इकोनॉमी है। तुम परफ्यूम्स देख लो, तुम गॉगल्स देख लो, तुम शूज देख लो, हर एक चीज ग्लोबल हो गई है। एग्रीड। सो होता क्या था कि भारत में जब जाए, वो इंडिया में जब आए तो वो यहां पर फॉलो करते थे यहां के एएस, यहां के एक्ट। क्योंकि बेटा जी जब यहां पर व्यवसाय करना है तो यहां के लोकल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जब वो यूएस में जाते थे तो वहां पर फॉलो करते थे यूएस गैप। और जब वो कहीं और जाते थे, मान लो ऑस्ट्रेलिया या नाम्बिया या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, तो उनको वहां के हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ती थी। बट जब इसको कंसोलिडेट किया जाता था, क्योंकि धंधा तो एक ही व्यक्ति का है, जब इसको कंसोलिडेट किया जाता था, एक बनाया जाता था, तब बेटा जी इधर जो कुछ भी मिलता था वो पूरा खिचड़ी मिलता था। क्योंकि अलग अलग तरीके से जो अकाउंटिंग करी हुई है उसको मर्ज कर हम एक बना रहे हैं। क्या प्रॉब्लम समझ में आई? सो बेटा जी भारत के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी कि हम इन्वेस्टमेंट मंगा रहे थे फॉरेन कंट्रीज का इंडिया में। 2 चीजों की वजह से वो रुकावट बहुत बड़ी बन रहा था। एक जीएसटी, क्योंकि पहले हमारे पास 2 प्रकार के टैक्स होते थे, एक सर्विस टैक्स और एक वैट और एक्साइज ड्यूटी। माल के बेचने पर जो लगता था वो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। सर्विस टैक्स सर्विसेज पर लगता था और एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था। इन सारे टैक्स को मर्ज किया और उसके अलावा ऑक्ट्रॉय वगैरह सभी को मर्ज कर एक ही टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, वो था जीएसटी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी जो फॉरेन कंपनीज भारत में आ रही थी वो आने को तैयार नहीं थी। और भारत ऐसा एक देश है जहां पर अब इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि लोगों को जॉब मिल सके, ताकि लोगों को व्यवसाय मिल सके। सो इन्वेस्टमेंट, पैसा आना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो तुम्हें पहली प्रॉब्लम समझ में आई कि टैक्सेस की प्रॉब्लम थी। दूसरी थी कि हम हमारे एएस फॉलो किया करते थे। अब जब हम हमारे एएस फॉलो किया करते थे तो दिक्कत क्या थी कि उन लोगों को प्रॉब्लम थी कि हमारे एएस से उनको शिफ्ट होना था यूएस गैप पर, उनको शिफ्ट होना पड़ता था उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज में। तो सारा वर्ल्ड फॉलो कर रहा था उस समय क्या? आईएफआरएस। देवर शिफ्टिंग, क्योंकि यूएस में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था लीमन ब्रदर्स का, वहां पर सब प्राइम लॉसेस के क्राइसिस हो गई थी। तो उसके बाद में यूएस को समझ में आया कि उनकी अकाउंटिंग में दम नहीं है इतना। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी, तो यूएस ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भाई साहब कुछ चीजें हमारी लेंगे, कुछ चीजें आपकी लेंगे, जो जो चीजें अच्छी पॉइंट है, और उस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया। एंड दे स्टार्टेड अ जॉइंट प्रोडक्ट। और पहली बार ऐसा हुआ कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड पर यूएस के दे अलाउड आईएएसबी, मतलब आईएफआरएस कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली लिस्ट करने, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईएफआरएस कंप्लाइंट हो तो आप उसमें ही उसको लिस्ट कर दो। तो भारत के लिए क्या फायदा हुआ? देखो जैसे इन्फोसिस नैस्डैक में भी लिस्टेड है।
सो अब इन्फोसिस को पहले क्या करना पड़ता था कि इधर के फाइनेंशियल्स या उधर के भी जो फाइनेंशियल्स है वो उनकी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ता, भाषा माने अकाउंटिंग की भाषा, कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता था। अब उनको टेंशन ही नहीं है, इंडिया में हो फॉरेन में हो कहीं पर भी हो, हर जगह IFRS से फॉलो करो, और IFRS है तो वो लिस्टिंग करना अलाउड कर देते, उसको दिखाना अलाउड कर देते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा जी एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति थी कि पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग सेम हो। और जब यूएस में सब प्राइम लॉसेस हुआ तो वो एग्री कर गए, तो उसके बाद में इन दोनों बॉडीज ने काम करना शुरू किया। बहुत दिनों से काम चल रहा था, फिर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इंडिया ने वर्ष 2015 में ये डिसाइड किया कि हम भी IFRS के पास शिफ्ट होंगे। इसके पहले 2009 में भी कोशिश की गई, 2008-9 में भी कोशिश की गई, बट वो उस समय सफल नहीं हुई। फिर वर्ष 2015 में ये डिसाइड किया गया कि हम शिफ्ट होंगे। बट अब मैं आपको बताता हूं कि लोअर लेवल पर आइए इंडिया के, यहां पर जो शिक्षा प्रणाली है उसको भी ग्रूम करना पड़ेगा, उनको भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि IFRS बहुत डेप्थ ओरिएंटेड चीज है, उनको भी सिखाना पड़ेगा। बहुत डेप्थ ओरिएंटेड चीज है भाई, बहुत डिटेल में गई ये चीज है। तो हुआ क्या कि उस पूरी शिक्षा प्रणाली को चेंज करते करते और उसके जैसे हमें एस्टैब्लिश्ड अकाउंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे इंडिया में, उसके जैसे हमें एस्टैब्लिश पूरा एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, तब शिफ्ट हो सकते हैं हम IFRS में। नहीं तो हम बोलेंगे IFRS में शिफ्ट हो गए, कल को उसके एक्सपर्ट्स कहां से लाओगे? है ही नहीं तुम्हारे पास एक्सपर्ट्स ASK है। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था कि हम पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाए IFRS में। तो जाहिर सी बात थी, जो बड़ी कंपनियां थी, जिनके पास पैसा देने की कैपेसिटी थी, जो रिक्रूट कर सकते थे बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स को, उनके लिए IFRS मैंडेटरी किया गया, और बाकी के लिए अभी तक IFRS मैंडेटरी नहीं हुआ। जाहिर सी तौर पर बात है, अगर IFRS मैंडेटरी नहीं हुआ दोनों कंपनीज के लिए, सो दोनों की रिपोर्टिंग अलग अलग ही रहेगी। पॉइंट झेपा? क्या झेपा बताओ? IFRS सभी के लिए मैंडेटरी हो सकता था क्या? क्यों नहीं मैंडेटरी हो सकता था? क्योंकि हमें एक्सपर्ट्स या हमें जो कोई भी रिसोर्सेस लगेंगे वो तो मौजूद नहीं थे। हम जिस पद्धति से चलते आ रहे वो रिसोर्सेस हमारे पास थे, तो उसके एक्सपर्ट्स तो लगेंगे ना, और एक्सपर्ट्स रातों रात क्रिएट नहीं हो सकते थे, सिस्टम रातों रात क्रिएट नहीं हो सकते थे। तो कौन क्रिएट कर सकता था? जिनके पास पैसा है वो कंसल्टेंसी फर्म्स को रिक्रूट करके वो करा सकते थे। तो पहले बड़ी कंपनियों को कराया गया। तुम मुझे पूछोगे सर पागलपन किया ही क्यों ऐसा, फिर जब अपने पास है ही नहीं तो करने क्यों गए? तुम्हें पता है ना, भारत को बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाली कंपनीज की जरूरत है। तो तुम्हें यह भी पता है ना कि मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो क्या हमें उनके लिए कंडसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? यस। तो जब हम उनको बुला रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम संसार के जैसे चलते हैं, तुम अगर ऐसा कर सकते हो क्या? इसको समझोगे तो बहुत तुरंत समझ में आएगी। भारत में इंटरनेट नहीं है और वर्ल्ड में इंटरनेट है, आएगा क्या कोई इधर? अब पूरा वर्ल्ड अगर IFRS फॉलो कर रहा है तो इंडिया IFRS फॉलो करेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो इसीलिए IFRS को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं इसको बहुत टेक्निकल तरीके से समझाऊंगा, पूरी स्टोरी के साथ समझाऊंगा, बट आज के लिए मुझे नहीं लगा कि वो थ्योरी में जाके आपकी बैंड बजाओ। तो अभी आपको क्या है, तुरंत समझ में भी आ गया, हाँ, 2 ASQ आए, तो जो बड़ी कंपनी है उनके लिए इंड AS आया। तो AS के नाम चेंज करने के लिए उन्होंने उसको नाम क्या दिया? इंड AS। सो इंड AS आर IFRS कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो जो AS फॉलो करती है उसके लिए जो बैलेंस शीट और P&L अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो डिवीजन 1 में दिया गया है। डिवीजन 1, हाय रब्बा सर ये डिवीजन 1 क्या है? शेड्यूल 3 के 2 डिवीजन है। शेड्यूल 3 क्या है रब्बा? अब एक कंपनीज एक्ट में उनकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उनके P&L का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि कंपेरेबिलिटी चाहिए। तुम एक काम करना, आज इन्फोसिस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालो, TCS का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालो, ITC का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालो ऑनलाइन, और तुमको पता चलेगा हाय रब्बा इन सभी लोगों को कैसे पता, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? इनके सभी की तो बैलेंस शीट एक जैसी दिखती है, इनके P&L तो एक जैसे दिखते हैं। तुम्हें पता है क्योंकि कंपनीज एक्ट ने ये फॉर्मेट मैंडेटरी करके रखा हुआ है। काय को किया? शेयर मार्केट में तुम लिस्टिंग कर दे, सभी के फॉर्मेट एक जैसे नको हो कि नहीं? सभी के फॉर्मेट, तुम्हारा P&L अकाउंट जैसा तुम फाउंडेशन के बच्चे बनाते थे प्रोप्राइटर का, उसमें तो बैंड बच जाएगी। सबका अलग अलग तरीका, कोई लिख रहा है फिक्स्ड एसेट ऊपर, कोई बीच में, कोई नीचे, कोई डेटर्स में से RDD लेस कर रहा है, कोई लाइबिलिटी साइड में। शी कैसे कंपेयर करेंगे? तो एक फॉर्मेट देना जरूरी है कि नहीं है? सो जैसे आपको पूजा मैम भी पढ़ाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न के भी फॉर्मेट फ्रीज्ड है, वैसे इसके भी फॉर्मेट्स राजा बेटा जी फ्रीज्ड होंगे। एग्रीड? सो बेटा जी ये डिवीजन 1 में किया गया है और ये डिवीजन 2 में।
किधर 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 बाबू, डिवीजन 2। सो डिवीजन 2 में अगर मैं आपको बताऊं बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर ये क्या है, नया आइटम दिखता है, ये सुना नहीं है कभी। हाँ, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर इंटर पास हुए तो फाइनल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपका जो है वो डिवीजन 1 है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, इसका फॉर्मेट पढ़ाऊंगा पहले डिवीजन 1 का। इज दैट ओके? सो आज के लेक्चर में मेरा भी आज जो काम है इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने का काम है, तो मैं अभी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने का काम कर रहा हूं आपका। तो आप रेडी हो इसके लिए? यो ब्रो, लेट मी गिव यू ए ट्राई, लेट्स सी कितना रेडी है झंडू का बाम। तो मैं कुछ आपके तुमको बस आज ये बता रहा हूं कि किस तरीके से स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हुए भारत में, ठीक है। कभी देखा है आपने ऑफिशियल गैजेट, गैजेट तो सुना होगा, गैजेट ऑफ इंडिया। सो 16 फरवरी 2015 को ये हुआ था। ये हिंदी में है, मैं अभी इसको आपको, अरे यार ये ऐसा कैसा जाएगा मैं, ओ सांभा ना थोड़ा सा बुक्स, 1 to 8-9 पेजेस है। जब ये फर्स्ट टाइम इंडेस आया था, पर मेरे को पेज नंबर पे जाने का है ना, नहीं ऐसे नहीं। हाँ, इंग्लिश किधर है रे? अब ये देखो, सुनो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसको देखो। हाँ, मेरे हिसाब से इधर से ये दिख रहा है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करती है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन 16 फरवरी 2015 को आया और शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, इस रूल को क्या नाम दिया गया? कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015। अगर आपको याद होगा तो आपके सिलेबस में आपने क्या लिखा? इधर नहीं लिखा, सॉरी, इधर अपने सिलेबस में क्या लिखा? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, इधर आगे और एक शब्द आना चाहिए था, मेरे से गड़बड़ हो गई वो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015। याद आ रहा है आपको? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रूल्स 2015। इस रूल्स 2015 के हिसाब से उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह इन सभी चीजों का डेफिनेशन दिया और इसके अंदर सारे इंड एस को नोटिफाई किया गया और ये कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। और इसको नाम क्या बताया गया? इंड एस। तो आपको इंड एस समझ में है? ये कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है मैं आपको ये भी बता देता हूं। सो राजा बेटा जी, एक शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको और डिटेल में जाएंगे तब हम देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंडेस किसको एप्लीकेबल है? कुछ कंपनीज को एप्लीकेबल है, बट इन्होंने क्लियरली बोला है कि कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2006 shall be accounting standards applicable to companies other than the classes of companies specified in rule 4। rule 4 मतलब ये नीचे, rule 4 मतलब ये नीचे का रूल। रूल 4 में ये बताया किसको इंडेस एप्लीकेबल होगा और जिसको इंडेस एप्लीकेबल नहीं होगा, जिस क्लास ऑफ कंपनीज को इंडेस एप्लीकेबल होगा उसको तो इंडेस है, बट जिसको इंडेस एप्लीकेबल नहीं होगा उसको क्या एप्लीकेबल होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2006, माने क्या? एएस। क्या यही चीज मैंने आपको ब्रीफ में इधर लिखकर बताई थी कि एएस किसको एप्लीकेबल है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2006। मतलब जिसके बारे में बताया गया है, जो लिस्टेड कंपनीज है और जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, उनके लिए क्या एप्लीकेबल होगा? इंड एएस। बट बाकी के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? एएस। तो अभी जब आप रास्ते से जा रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या एप्लीकेबल होगा? इंड एएस। ओएनजीसी को क्या एप्लीकेबल होगा? इंड एएस। बीपीसीएल को क्या? ओएनजीसी इज ऑयल एंड नेचुरल गैस। बीपीसीएल को, सारी लिस्टेड कंपनीज को, सारी कंपनीज जिसका नेटवर्थ यहां पर लिखा है, ये दिख रहा है क्या? हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ एंड मोर। समझ में आ रहा है क्या?
और लिस्टेड कंपनीज या जिसका नेटवर्क 500 करोड़ के ऊपर है, उन सभी को क्या एप्लीकेबल होगा? इंड एस। तो बेटा जी अभी मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, क्योंकि इस टेक्निकलिटीज में हम आगे जाएंगे। सर ये तो समझ में आया, बट इसका फायदा क्या हुआ? तो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा जी मैं आपके सामने कंपनीज एक्ट का और एक चीज सामने लाके दे रहा हूं। वाओ, ये क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? नोटिफाइड डेट 1/4/2014, और इसके अंदर क्या दिखा है? शेड्यूल 3 सी सेक्शन 129। इसका डिवीजन 1 है क्या? ए दिख रहा है क्या हेडिंग? डिवीजन 1, ठीक है, ये 1 है आगे। और जब मैं नीचे जाता हूं तो मैं आपको इसका डिवीजन 2 भी दिखाता हूं। ये P&L अकाउंट है। अयो किधर गया डिवीजन 2? नहीं, P&L अकाउंट है, डिवीजन 2। सो एक बार पढ़ लेते हैं डिवीजन 2 किसके लिए एप्लीकेबल है। फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंपनी हुज फिनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्रॉन अप इन कंप्लायंस विद कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015। माने अगर कोई बोलेगा क्या? कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? इंड एस। ये कम एग्जाम में आएगा। और अगर कोई बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2006, मतलब किसको फॉलो कर रहे हैं? एएस। हमारे सिलेबस में इंड एस नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है? एएस। अब बेटा जी तुमको आज एक लास्ट पार्ट इतना सा बताकर भेज रहा हूं कि ये चीजें कैसे, ये जो बेयर टेक्स्ट की बात कर रहा था, बेयर टेक्स्ट ऐसी होती है, ये आपको मिलेगा। हालांकि छोड़ो अभी इसके बारे में बात नहीं कर, ये मुझे इधर इंटरनेट मिलेगा क्या संतोष? पासवर्ड नहीं पता, वेरी गुड। हाँ डार्लिंग, तुम्हें कैसे पता? कौन सा वाला लूं? 264 या कौन सा? ये क्या? गुड, मैं किसी को बताऊंगा नहीं है ना, वचन है मेरा। हाँ बता मुझे क्या पासवर्ड है? ये ज्वाइन हो गया क्या? अरे वाह, ये देखो अभी हम आईटीसी की बात करें क्या? आईटीसी, तुम्हें बताओ कौन सी कंपनी पसंद है, वो ले लेता हूं। अरे कोई कंपनी तो बोलो, कुछ तो बोलोगे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। ऑनलाइन वाले तुम बता दो। ये टाटा मतलब कंपनी नहीं है, टाटा कंपनी का नाम बताओ। गाउटी गाय छाप। कौन सा बेटू? डिवीजन 2 कब आया? इट हैपेंड इन 2015 बेटा, 16 से वो एप्लीकेबल हो। हाँ कौन सी कंपनी बोल रहे हो तुम? चलिए ये टाटा मोटर्स बोल रहे हैं। ओके ब्रिटानिया, पहले टाटा मोटर्स देख ले एक बार। अच्छा TML उसका नाम है, TML। ऐसे वेबसाइट में जाने का, और तुमको अभी बताता हूं कि किस तरीके से एनालिसिस आपने भी शुरू करने का, शेयर मार्केट के एंगल से आपको हेल्प होगा। या ना TML बोंबल नको, आपण टाटा मोटर्स सर्च करूया, अजून काहीतरी ओपन व्हायचं। भाई साहब बहुत डर लगती है उस चीज की। हाँ टाटामोटर्स.com आए इधर। हाँ वाओ, इसके अंदर ये इन्वेस्टर के सेक्शन में जाने का। जब इन्वेस्टर के सेक्शन में जाते हो सो इसके अंदर आपको दिख रहा है क्या? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं। कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे? ये देख तो रहे हैं बट मेरे को ये पूरा, हाँ डाउनलोड लाइब्रेरी। अरे पुराने कहां पे? हाँ ये इधर हमको ये दिख रहा है। अब बेटा जी मैं क्या करूंगा, 13-14 के फाइनेंशियल्स निकालूंगा, चलेगा? क्योंकि 13-14 माने जब सिर्फ एस एप्लीकेबल थे भारत में। बोलो हाँ। सो 13-14 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालूंगा। और कौन से देखेंगे हम? एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे। एनुअल रिपोर्ट्स, सिलेक्ट रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट्स, अप्लाई। खुल जा छिमछिम। और ये कहां पर है बे? शिट यार, ये तो पीडी इसमें आ गया है, जिप फोल्डर में आ गया है। यार दिस वाज नॉट करेक्ट यार, अब मेरे पास जिप फोल्डर है नहीं अनजिप करने के लिए। कहां पे ढूंढूं अब इसको? चलो कोई नहीं, महिंद्रा दिखा दूं क्या? मैं देख रहा था कल महिंद्रा एंड महिंद्रा के। महिंद्रा दिखा दूं?
बेटा जी 14-15 का दिखा रहा हूं, है ना। अच्छा कोई नहीं, मैं एक काम करता हूं बेटा जी, इस चीज को मैं आपको कल बताता हूं, क्योंकि आई डोंट नो इफ द इंटरनेट इज वर्किंग और नॉट हियर। अब जैसे इसके अंदर ये जिप में ओपन हो रहा है एंड जिप ओपन होगी कि नहीं होगी, आई एम नॉट वेरी श्योर। ए वाह, हो गया ओपन। ओके इधर जरा ध्यान से देखना बेटा जी, ये P&L अकाउंट है, कौन सी ईयर का है बेटा जी ये, 31 मार्च 2014, ठीक है। अब मैं इधर नीचे चल रहा हूं और इधर आपको बैलेंस शीट बता रहा हूं, जरा एक बार ध्यान से पढ़िए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब टोटल शेयर होल्डर्स फंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज दैट ओके? इसको मैं लिख कर रख रहा हूं आपको, ये है बेटा जी डिवीजन 1। दिस वॉज एज पर AS रूल्स 2006। ये मैंने जानबूझकर पुराना वाला ओपन किया क्योंकि बेटा जी 2013-14 में इंड एस एप्लीकेबल नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ 2016 से। अब हम काम करते बेटा जी, इसी टाटा मोटर्स का हम दूसरा ओपन कर लेते बेटा जी, फाइनेंशियल्स यहां से। कैन आई से कि मैं 21-22 का कर लूं, और एनुअल रिपोर्ट्स, किधर एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, सिलेक्ट रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स एंड अप्लाई। तो जब अप्लाई करता हूं, डाउनलोड, खुल जाए चिमचिम, ये डाउनलोड नहीं हुआ क्या अभी? ये देखिए बेटा जी, अगर आप होशियार हो तो मुझे बताइए क्या चेंज हुआ, असेट्स ऊपर आ गई क्या? अरे वाह, तुमने तो बराबर पहचान लिया। ये कौन सा है, डिवीजन 2, क्योंकि यही टाटा मोटर्स को पहले एप्लीकेबल था डिवीजन 1 और अभी क्या एप्लीकेबल है, डिवीजन 2। तो जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट में आपकी, अगर आपको किसी भी लिस्टेड कंपनीज के फाइनेंशियल्स को निकालकर चेक करेंगे तो उसके साथ वो टैली नहीं होगा, क्योंकि आपको जो सिलेबस में है वो डिवीजन 1 है, बट बेटा जी जो लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है वो डिवीजन 2। बट समय समय पर मैं आपको उसके साथ गाइड करते रहूंगा कि किस तरीके से आपको IFRS के हिसाब से भी इनलाइन होना है। सो मैं आपको बता देता हूं, ये है डिवीजन 2। इसके अंदर राजा बेटा जी अगर आप फॉर्मेट देखो, मतलब देखो बेटा इतना बड़ा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, अब तुम फॉर्मेट बैलेंस शीट का रट के आए होंगे। सो बेटा भारत की अर्थव्यवस्था में पॉसिबल नहीं था कि हम इतना पूरा चेंज एक साथ कर ले, और हम हमारे हिसाब से भी नहीं बना सकते थे क्योंकि हमें पूरा का पूरा वर्ल्ड को ही फॉलो करना था। इज दैट ओके? कल हम चर्चा करेंगे कि कन्वर्जेंस क्या होता है और इसकी चीज के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, सो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नीचे आ गया है। अब इधर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है, मतलब जो NCI है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। आपको पुराना वाला बताऊं, ये 13-14 का था ना, ये जिप में इधर मैंने ओपन किया था, इधर वो शब्द ही नहीं है, पूरी तरीके से चेंज हो गया। इधर शब्द यूज कर रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उधर शब्द क्या यूज हो रहा है, NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सो इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन सर। कैसे समझोगे अभी तुम मुझे सोचो ना, तुम समझ सकते थे कि अगर मैं तुमको नहीं बताता कि NCI इज इक्वल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, उसका कैलकुलेशन किस तरीके से अलग अलग तरीके से होता है वो। आपको मैं और एक चीज बताता हूं, जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और बात खत्म, ये इतना ही होता था। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं। अब उधर एक नया ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंट्रोड्यूस्ड हो गया, ये डिवीजन 2 का था, ये कैश फ्लो है, ये सेगमेंट रेवेन्यू है,
ये कुछ रेशियोज है, अरे वो कहां पे है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कोई नहीं, मैं आपको वापस ये सब चीजें बताता हूं, बट अभी आपके लिए मेरा जो मुद्दा था, मकसद था, वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई बात। क्या चीज समझ में आई? कि बेटा जी हम जो सिलेबस में पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन 1 या डिवीजन 2? डिवीजन 2 ये कब एप्लीकेबल है? सीए फाइनल में। डिवीजन 2 कौन सी कंपनियों को एप्लीकेबल है? लिस्टेड। एएस और इंड एस दोनों सेम होते हैं क्या? एएस इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2006 और इंड एस इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015। जब वो नोटिफाई किए गए थे तो वो ऑफिशियल गैजेट में किए गए थे बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो पब्लिक नोटिस दी जाती है कि आज के आगे आपको इंड एस एप्लीकेबल है। इंड एस सभी को एप्लीकेबल है या कुछ चुनिंदा कंपनीज को? चुनिंदा कंपनी, वो अभी तक आपको पता नहीं, उन टेक्निकल डिटेल्स में हमारा जाना भी बाकी है, बट आपको मैंने आज फाइनेंशियल्स दिखाया, तो मैं आपको आज रिक्वेस्ट करूंगा कि अलग अलग कंपनियों के इसके अंदर इन्वेस्टर रिलेशन में जाकर अलग अलग फाइनेंशियल्स को चेक करिए, कंपेयर करिए कि क्या है। मतलब एक बेंचमार्क डेट रख लीजिए 2015 के पहले और एक बेंचमार्क डेट रख लीजिए 2016-17 के बाद में, और लेटेस्ट देखिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब उनकी रिपोर्टिंग का तरीका चेंज हुआ है। हो सके तो एनुअल रिपोर्ट ओपन कर देखना, तो जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। इससे क्या फायदा होगा कि बेटा जी अभी आपके पास समय है, तो मैंने इस समय को इस तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में बात सोची कि आपका शेयर मार्केट की तरफ भी, जहां से पैसा कमा सकते हो, वहां पर भी आपको चीजें आइडिया मिलेगी, और मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा भी। जैसे मैं स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन है AS9 में, जब ये रेवेन्यू बढ़ी किस तरीके से रिकॉग्निशन हुआ, किस तरीके से चीजें चेंजेस हुई और उसके वजह से क्या क्या इंपैक्ट हुआ, किस तरीके से उनके शेयर की प्राइसेस बढ़ी, वो लिंक कर आपको सारी चीजें बताऊंगा। इज दैट ओके? सो प्यार से अभी बाय बाय बोलने का। आई होप यू विल हैव लॉट ऑफ फन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है? ऑलराइट पीपल, ऑनलाइन के बच्चों, रसगुल्लो, मैं थोड़ी सी देर के लिए 1-2 मिनट रुकूंगा इधर। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेना मुझे, बट आशा करता हूं कि अभी तक आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आई। वाओ, तो जिन जिन बच्चों ने जिन जिन कंपनियों के नाम लिखे, जैसे रिलायंस इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, PwC, वॉलमार्ट, MRF, विप्रो, सभी लोग इनके प्राइजेस या इनके क्या बोलते हैं उसको, चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनलाइन से। जिन्होंने जिसके नाम लिखे, नायका, वेरी गुड, चंपा लिमिटेड का चेक करो, और अगर मिले तो मुझे भी बताना, अदानी, गुड, वोडाफोन की हालत पतली है, देख क्यों पतली है, विप्रो, गुड, ओयो, वाह बेटा, मौज कर दी, अदानी ग्रीन पावर, ट्रिडेंट, जियो, SPC, देंगे नहीं स्वप्निल सर, मेरे को भी नहीं देते, ITC, वेरी गुड, ICICI, बॉक्सशेयर, टेस्ला, इसमें से कई सारी तो मैंने नहीं देखी यार, बाकी के नाम सेम आ रहे हैं। सो आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको देखेंगे। इज दैट ओके? सो इस सभी चीजों को देख के आना, और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ लीजिए अभी। आई विल वेट फॉर यू ऑल। इधर का पासवर्ड सबके पास है? पता नहीं, गुड, बट है सबके पास। तभी मैं सोचता हूं कि जब इंटरनेट मैं लगाने की कोशिश करता हूं, सब चूसा हुआ कैसे रहता है, मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, एक आधी बूंद भी नहीं निकलती। अरे लाइव में दिख रहा है क्या? देखना एक बार। अरे तो फिर मेरे को कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे? दिखा एक बार। फोन बेकार हो गया अभी। ओके सर, जीडी में लेक्चर कब तक अपलोड हो जाती है? एक दिन में अपलोड हो जाएगी तुरंत। वाह सीए एस्पिरेंट, उसकी जरूरत तुझे कभी नहीं पड़ेगी, और शायद घर वाले यूज कर लेते तो अच्छा होता। थैंक यू सो मच सर। इंड एस 2015 वाला कंपनीज एक्ट 2013 में लागू हुआ है या बाद में अमेंडमेंट? अरे बेटा इसमें रेगुलरली अमेंडमेंट आते रहते हैं। जैसे तुमने अच्छी चीज पूछी, अगर हम ICI.org में जाएंगे तो ऑफिशियल गैजेट में अलग अलग धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं। मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए भी इजी रहेगा। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर इधर क्लिक करते हो, सो यहां पर, कहां पर, हाँ, ये रूल्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 आए थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अमेंडमेंट करते करते 22 में भी आए। बट 22 के रूल्स देखोगे तो पूरी तरीके से चेंज नहीं, छोटी छोटी चीजें जो अमेंड हुई वो रूल्स आते रहते हैं। तो देखो अभी इसमें अमेंडमेंट है, वो आपको छोटा ही दिखेगा।
तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आपको दिखते रहता है। ये कितने पन्ने का है? 10-15 पन्ने का है, दिख रहा है क्या? ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, दैट्स इट। बट वो पहले वाला हमने कितने पन्नों का देखा था? 1000, क्योंकि उसमें सारे इंडेक्स थे। अब जिस इंडेक्स में उनको चेंज करना है छोटा मोटा, वो चेंज इस ऑफिशियल गैजेट के थ्रू कर दिया जाता है। तो आपको ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर रेगुलरली देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही चेंजेस आए, एएस में चेंजेस आपको नहीं दिख रहे। से यस, और एक दो चेंजेस है मैं आपको आगे बताते रहूंगा। इंडेक्स के जो चेंजेस है वो इधर आए हुए। कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स नोटिफाइड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो चेंजेस आए वो 2011, 9, 8, 6, 11, 11, 16, 18 और बेटा जी 2021 में कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 को चेंज करने के बाद में अभी 2021 में और नए रूल्स आए। इज दैट ओके? तो आपको यही पढ़ाए जाएंगे, तो इसकी चिंता मत करो, ये हम पूरे अपडेटेड है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, चलो अभी प्यार से बाय बाय बोलो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।